मुझे कभी उम्मीद नहीं थी उस प्यारी लड़की से जो पिछली बार थी। गुलाबी छोटा फरबॉल जो मुझसे शादी करने पर जोर देती थी, वह बड़ी होकर बहादुरी से मेरे सामने अपनी भावनाएं कबूल करेगी। उसने न केवल संयोग से किसी लड़के को ढूंढ लिया, बल्कि सबके सामने मुझे थप्पड़ भी मारा। मेरे दोस्त सब जानते थे कि मैं उसके लिए 20 सालों से एक प्यार में पागल बेवकूफ की तरह था। जैसे ही मैं छेद में घुसकर गायब होना चाहता था, शेन किंग्क्यू ने उस अजनबी आदमी का हाथ पकड़कर मुझ पर तंज कसा। मुझेन, हम बचपन के प्रेमी हैं, यह सच है, लेकिन हम जुड़वा नहीं हैं। सब कुछ एक दूसरे से क्यों जुड़ा होना चाहिए? सच कहूं तो कभी कभी मुझे तुम बहुत परेशान करते हो। तुम कुछ न करो, बस मेरे बगल में खड़े रहना मुझे परेशान करता है। मैं सच में तुमसे जुड़ा रहना नहीं चाहती, भले ही मैं अकेली रहूं। मैं इस अनजान शहर में पढ़ाई कर सकती हूँ, तुम्हारे बिना जो दिन होंगे मैं बहुत ज्यादा खुश रह सकती हूँ। क्या तुम बस मुझसे दूर रह सकते हो? मैंने एक भी शब्द जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुड़कर चला गया। शायद उसी वक्त मूकचांद दोस्त एक एक करके स्कूल वापस टैक्सी बुला रहे थे। अंत में केवल हमारी टोली बची, हम चार जो आमतौर पर अलग न होने वाले थे। श्याओबिंग और लिनमो परिस्थिति को समझते हुए हमें कुछ जगह दी, लेकिन शेन किंग्क्यू और मैं जैसे अजनबी बन गए, अलग अलग रास्ते चल पड़े। अंत में शेन किंग्क्यू ने बोलना शुरू किया, मुझेन, हमारे साथ स्कूल वापस चलो। लेकिन जैसे ही उसने कहा, मैं मुस्कुराया और अपना फोन हिलाया। मैंने कार मंगा ली है, मैं आज रात स्कूल वापस नहीं जा रहा, एक दोस्त के साथ बाहर जा रहा हूं। शेन किंग्क्यू वहीं ठिठक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझेन उसे मना कर देगा। जब से मैं 5 वर्ष का था, मैंने कभी उसकी न मानी, चाहे वह कितनी भी मनमानी करे या कितना भी अनुचित हो। लेकिन अगले ही पल राइड शेयर कार आई, तेज हवा से उसका गर्वीला हंस की तरह आकृति तुरंत वहीं सख्त हो गई। जब तक कार चली गई, वह गुस्से में पैरों से जमीन पटकती रही और पीछे की सीट पर शियाओ बींग के साथ बैठ गई। जिनलिंग विश्वविद्यालय की सबसे अभिमानी कैंपस घंटी बस खिड़की से बाहर गुस्से से देखते हुए लंबे समय तक एक शब्द भी नहीं बोली। मुझेन से झगड़ा हो गया? श्याओबिंग ने धीरे से पूछा। क्या उस लड़के ने तुम्हें सब बताया? शेन किंग्क्यू ने अचानक अपना सिर घुमाया, अंदर से स्पष्ट रूप से गलत महसूस करते हुए, लेकिन उसके शब्द जिद्दी थे। ठीक है, अब उसे पता चल गया है कि वह दूसरों पर निर्भर है। देखते हैं इस बार कितना जिद्दी रह सकता है। श्याओबिंग ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा। उसकी चिनक्यू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बार बात अलग है? तुमने इस बार कुछ कड़े शब्द कहे, क्या वे कड़े थे? शेन चिनक्यू ने होंठ सिकोड़े और धीरे से कहा, मैंने बस उसे कहा कि मुझसे दूर रहे। मैं कैसे जान सकती थी कि मुझेन इतना छोटे मन का होगा? वे सिर्फ शब्द थे, गुस्से में कहे गए। वह मुझे सबसे ज्यादा समझता है। इस सड़क की बत्तियां कार की खिड़की से उसके चेहरे पर चमक रही थीं। कहना पड़ेगा, इस अशांत युग में उसका चेहरा सच में ऐसी खूबसूरती रखता था जो देशों को गिरा सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास इतना गर्व और अहंकार था। लेकिन अगर मैंने वे शब्द सुने होते तो मैं भी गुस्सा होता। यह श्याओबिंग नहीं थी जिसने अचानक बोला, बल्कि लिन मो था, जो अब तक आगे की सीट पर ये बार था जब उसने अपने भाई के लिए इतनी खुलकर बात की थी। शेन किंग्क्यू ने अनिश्चितता के साथ अपना मुंह खोला। सच में वह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हें 10 साल से नाश्ता लाकर दिया, तुम्हारे स्कूल से भागने को छुपाया, चाहे कुछ भी हुआ हो वह हमेशा तुम्हारे साथ पहला था। श्याओबिंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और आह भरी, शेन किंग्क्यू, क्या तुम जानती हो यह इतना बढ़ा चढ़ा कर नहीं है? शेन किंग्क्यू ने नाराज होकर कहा। इससे पहले कि किसी भी बहस में क्या उसने पहले मुझसे मनाने नहीं आया? इस बार भी शायद वैसा ही होगा। ये जिद्दी छोटी राजकुमारी एक सुंदर सफेद हंस की तरह अपने अहंकार को आसानी से कम करने से बिल्कुल इनकार करती है, क्योंकि एक बार उसने सिर झुकाया तो वह शानदार मुकुट टूट जाएगा। राजकुमारी की शियाओबिंग ने होंठ सिकोड़ लिए। अंततः केवल एक बेबस आह है गई। रात की हवा में ठंडक थी, लेकिन उसने मुझे अच्छी नींद दी। सुबह की धूप के गर्माहट तक चिंता मुक्त मैं आलस से बिस्तर से उठा। मैंने राहत की सांस ली। तो यह है स्वाभाविक रूप से जागने का अनुभव। 3 दिनों तक मेरी बॉडी क्लॉक ने आखिरकार शेन किंग्क्यू को भूल गया। इस समय तक मैं शायद स्कूल कैफेटेरिया में कतार में खड़ा होता, क्योंकि काउंटर नंबर 5 पर जिनलिंग सूप डम्पलिंग सबसे ज्यादा बिकता था और वह जिद्दी लड़की का रोज का अनिवार्य नाश्ता भी था। मैंने आज छोड़ दिया है, मैंने आईने में खुद से बड़बड़ाया। शायद मैंने छोड़ दिया है, कम से कम वह मेरे सपनों में नहीं आती। मुझे उस जिद्दी लड़की और उसकी अजीब सुंदरता के निशान की चिंता नहीं करनी पड़ती कि कहीं उबलते पानी से जल न जाए या उसका टेकआउट गिरा न दे। और सबसे कम
मुझे अपने फोन के मैसेज 24/7 चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसी क्षण मेरा फोन, मेरी आंखें गलती से पिन की गई प्रोफाइल पर चली गईं। जादूगर टोपी में तस्वीर मैंने दबाकर कुछ समय के लिए पकड़ा, इसे अनपिन किया, लेकिन फिर मैं हिचकिचाया, या शायद इसे डिलीट कर दूं। यह विचार मेरे मन में आया। मैंने फिर से सिर हिलाया। खैर, हम दोस्त हैं, आखिर ऐसा करना बहुत जानबूझकर होगा, छोड़ो। लेकिन भूलना कैसे? मेरी आंखें अचानक मेरे फोन के नोट्स सेक्शन पर पड़ी। यह एक अधूरा यात्रा योजना था, चेंगडू। हाँ, मेरे दिल में एक भावना की लहर उमड़ी। अगले पल मैंने चेंगडू के लिए एक हवाई टिकट क्लिक किया। दूसरी ओर शेन किंग्क्यू अपने पजामे में खाली मेज के सामने खामोशी से बैठी थी। श्याओबिंग, आज मेरा नाश्ता कहाँ है? श्याओबिंग आई और उसका माथा छुआ। सोचो, क्या तुम कुछ महत्व? श्याओबिंग ने उसकी नकली मासूमियत को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। तुम सच में उसे खो चुकी हो? सुबह 8:30 की धूप कमरे में आई। हवा में अभी भी सूप डम्पलिंग की परिचित खुशबू नहीं थी। दरअसल श्याओबिंग के बोलने से पहले ही शेन किंग्क्यू बहुत पहले जाग चुकी थी और समझ चुकी थी कि समस्या कहाँ है, लेकिन किसी कारण से, भले ही उसने खुद ही उसे दूर किया था, जब सब कुछ, अगर वह चला गया तो चला गया। हम दोस्त थे आखिर। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हर किसी के लिए सही दूरी खोजनी ही होगी। हम वैसे नहीं रह सकते जैसे बच्चे थे, जहां वह मेरी हर मनमर्जी पूरी करता था और मैं हर दिन उसके पीछे चिपकी रहती थी। क्या दोस्त तो होते हैं, फिर चले जाते हैं। उसने अपना पीठ घुमाकर श्याओबिंग से फुसफुसाया। ये पता नहीं चल रहा था वह दूसरे व्यक्ति से बात कर रही है या खुद को मनाने की कोशिश कर रही है। मेज पर रखा नोटबुक और कलम वह चिढ़ी हुई मुद्रा में छेड़छाड़ कर रही थी। श्याओबिंग चुपचाप उसके बगल में देख रही थी, अपने दिल में अनंत आह भर रही थी। यह लड़की वाकई जिद्दी है। अंत में शेन किंग्क्यू ने अपना हाथ रोका। ऐसा लगा मानो उसने समझ लिया हो, जैसे मैंने मुझेन से कहा था, हम बचपन के प्रेमी हैं, जुड़वा नहीं तो हमें हर दिन एक दूसरे से क्यों चिपकना चाहिए? जब हम अलग होंगे, कम से कम मैं बेहतर जी सकूंगी। श्याओ बिंग ने पलके झपकाईं, कुछ नहीं कहा, बस शेन किंग्क्यू को शांत दिखाने की कोशिश करते हुए देखा। मैं नाश्ता लेने जा रही हूं, तुम्हारे लिए भी लाऊंगी। वह श्याओ बिंग की आंखों में देखना नहीं चाहती थी। अपनी चमकदार आंखों में अपनी संतुलन फिर से पाने की कोशिश करते हुए उसने धीरे से सूंघा। आज से मैं अपना खुद का नाश्ता लूंगी। इसके साथ उसने अपना छात्र पहचान पत्र उठाया और जाने लगी। श्याओबिंग बेचैनी में दूर से उसका पीछा किया। हॉस्टल के नीचे गली से होकर पता चला कैफेटेरिया लड़कियों के हॉस्टल से इतना दूर है। शेन किंग्क्यू का चेहरा थोड़ा लाल था। पीछे मुड़कर लंबी सड़क को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब चिढ़ उठी। शेन किंग्क्यू, तुम्हें मजबूत होना होगा, बस नाश्ता लेने जा रही हूं। खुद को प्रोत्साहित करते हुए वह कैफेटेरिया में घुस गई। काउंटर नंबर 5 जिनलिंग सूप डंपलिंग बेचता था। पता चला कि वह एक छोट, मैं जलन नहीं कर सकता। लंबी लाइन में खड़े होकर कभी कभी परिचित बातचीत सुनते हुए शेन किंग्क्यू ने अनसुना करने की नाटक की। अपने दिल में विभिन्न विचारों को दबाने की कोशिश की। 10 मिनट के प्रयास के बाद आखिरकार उसकी बारी आई। आंटी, एक विशेष सूप डंपलिंग से और एक गिलास स्नो फंगस स्वीट सूप। उसने ऑर्डर करते ही सोचा, देखो, यह वास्तव में इतना मुश्किल नहीं है, बस लंबी लाइन। विशेष सूप डंपलिंग काउंटर पर आंटी ने सिर हिलाया, खुशी से कहा, हम सब बिक चुके हैं, तुम यहां अक्सर नहीं आती है ना? छात्रा, तुम्हारा छोटा सबसे अच्छा दोस्त कहाँ है? वह तुम्हारे लिए कतार में क्यों नहीं आया आज? हमारे काउंटर के सूप डंपलिंग 7:30 बजे तक बिक चुके थे और स्नो फंगस स्वीट सूप भी खत्म हो गया। केवल स्टीम्ड बन और सोया दूध बचे हैं, शायद तुम वह आजमाना। मुझे 2 स्टीम्ड बन और 1 सोया दूध देना। यहाँ है। काउंटर पर आंटी ने तेजी से पैक किया। 3 UN 5। कार स्वाइप करे। शेन किंग्क्यू बस जल्दी निकलना चाहती थी। जल्दी से अपना छात्र पहचान पत्र स्कैनर पर रखा। चलो, अपना पासवर्ड डालो। लड़की, यह तुम्हारे नए घर के लिए एंटीथेप पासवर्ड है, क्या तुम भूल गई? तुम सबने खुद ही इसे सेट किया है। आंटी, मेरा इंतजार करो। उसके पीछे किसी ने शिकायत करना शुरू कर दिया था। वह केवल शर्मिंदगी से किनारे खड़ी हो सकी। असहज होकर अपना फोन निकाला। स्वाभाविक रूप से अपने संपर्क खोले। जल्दी से मेरा फोन नंबर ढूंढा। मुझेन, तुम्हारा पासवर्ड क्या है? आंटी और साथी छात्रों द्वारा उकसाए जाने पर शेन किंग्क्यू का चेहरा चिंता से लाल हो गया। हालांकि लाइन के दूसरी ओर केवल एक आवाज आई, बीप बीप। हेलो, जिसे आपने कॉल किया है वह अपना फोन बंद कर चुका है, कृपया बाद में पुनः कॉल करें। आंटी, मुझे खेद है, वह आज मूड में नहीं है, मैं उसके लिए कार स्वाइप करती हूँ। बीप। कार स्वाइप सफल। सबकी नजरों के सामने श्याओ बिंग समय पर आई। चुप चुप। शेन किंग्क्यू को कैफेटेरिया से बाहर खींचकर
एक शांत कोना ढूंढा और खाओ तुम बस वहां सोच में क्यों खोई हो। श्याओ बिंग ने उसे उदासीनता से देखा और शेन किंक्यू से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। शेन किंक्यू ने अपना सिर नीचे किया। उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जैसी फीकी थी। उसने अपना फोन बंद कर दिया है। श्याओ बिंग ने उसे सांत्वना दी। फोन बंद करना सामान्य बात है, शायद उसकी बैटरी खत्म हो गई। नहीं, मैं उसे दोष नहीं देती। शेन किंक्यू ने कैफेटेरिया के बाहर लंबी लाइन और लंबी सड़क की ओर देखा। बड़बड़ाई, तुम जानते हो, मुछेन ने कभी अपना फोन बंद नहीं किया। जब हम 16 साल के थे, हमने साथ में अपने पहले फोन खरीदे थे। उसने सबसे पहले मेरा नंबर अपने संपर्क में सेव किया था। उसने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं उसे फोन करूंगी, वह तुरंत जवाब देगा। श्याओ बिंग ने होंठ सिकोड़े, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शेन किंक्यू ने सिर घुमाया। उसकी आवाज में एक बेईमानी की भावना थी। क्या मैंने इस बार सच में उसे भड़काया? नहीं तो वह अपना फोन कैसे बंद कर सकता है? शेन किंक्यू ने खिड़की के बाहर सरसराते पत्तों की आवाज सुनी और पहली बार पछतावे की एक भावना उसके दिल में उमड़ी। हेलो सम्मानित यात्री, यह उड़ान चेंगदू में उतरने वाली है। विमान उड़ान भरने से पहले कृपया अपना मोबाइल फोन बंद करें या फ्लाइट मोड पर स्विच करें। मुझे नहीं पता कि मैंने 2 हवाई टिकट क्यों खरीदे, शायद क्योंकि केवल 2 टिकट बची थीं, या शायद क्योंकि वह योजना मूल रूप से 2 लोगों के लिए थी। मुझे लगा कि अगर मैं योजना का पालन नहीं करूंगा तो कुछ कमी रह जाएगी। समय, मेरे बगल की सीट खाली थी। वहां एक लड़की होनी चाहिए थी, शराबी लाल कैमिसोल ड्रेस में। उसका चेहरा खुशी और गर्व से भरा था, लेकिन अकेले जाने पर मेरा मूड आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। ऐसा लग रहा था इसे खत्म करने के बाद उस लड़की और मेरे बीच की कहानी भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मैं चुपचाप पास से गुजरने वाले लोगों को देख रहा था जो तेज। मिस, हमें खेद है, हमारी उड़ान में एक छोटी सी शेड्यूलिंग समस्या आई है। जैसा कि आप जानते हैं, यात्रियों के टिकट बुक करने के बाद न आने की स्थिति से बचने के लिए हम अक्सर कुछ टिकटों को अधिक बुक करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज विमान वास्तव में भरा हुआ है। आपका टिकट वास्तव में एक स्टैंड बाय टिकट है, योजना का हिस्सा नहीं। इसलिए यह लड़की वाकई दयनीय थी, वह पहले ही विम। आप ऐसा नहीं कर सकते। युवती अंकल इसे आपके लिए सुलझाएंगे। अधिक बुक किए गए विमान टिकट केवल टीवी पर देखे जाते हैं। वे नाटकीय दृश्य जो मैंने देखा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुझ पर लागू होंगे। तो आज क्या भाग्य, मुझे अच्छा इंसान बनने के लिए नियत है। मैंने शेन किंक्यू का टिकट छुआ और भीड़ के बीच की ओर देखा। वह एक लड़की थी जो एक बड़े हुडी में थी। हेलो, मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, जोर से बोला, वास्तव में यहां जगह पर्याप्त नहीं है। चारों ओर अचानक चुप्पी छा गई। सभी की निगाहें एक साथ मुझ पर टिकी। क्या बात है? एक फ्लाइट अटेंडेंट दूर से तेजी से आई। मेरी बगल की खाली सीट देख उसकी आंखें चमक उठी। क्या मतलब? मैंने अपने हाथ में टिकट हिलाया। मैंने 2 टिकट खरीदे हैं, लेकिन दूसरी सीट खाली है। कृपया इस टिकट को। एक छोटी तूफान धीरे धीरे शांत हो गई। धन्यवाद। जैसे ही मैं बैठा, आंखें बंद करने के लिए तैयार, मैंने असावधानी से ऊपर देखा और उस विंटेज सूटकेस को देखा। न केवल वह भारी लग रहा था, बल्कि ऐसा भी लगता था कि वह कई सालों से उपयोग में है। सूटकेस के मालिक की आवाज बहुत स्पष्ट थी और उसमें शर्म और कृतज्ञता का भाव था। मुझे तुम्हारा सूटकेस रखने में मदद करने दो। सज्जनता के नाते मैं स्वतः ही खड़ा हो गया। जरूरत नहीं, धन्यवाद। वह लड़की कर्जदार होने से डरती लग रही थी। वह साफ सुथरी और नाजुक दिखती थी, लेकिन उसके हाथों में अचानक आश्चर्यजनक ताकत आ गई। मैं प्रतिक्रिया देने से पहले उसने जोर से सूटकेस को ऊपर के डिब्बे में धकेल दिया, जिससे मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। तभी मैंने लड़की के बाल सीधे और लंबे थे। उसकी ऊंचाई कम नहीं थी, शायद लगभग 1.7 मीटर। जो बड़े हुडी उसने पहना था, वह पुरुषों के कपड़े जैसा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत पतली थी। वह बहुत ढीला लग रहा था, फटे हुए प्लीटेड स्कर्ट के साथ। उसके पैरों में कैनवास जूते भी थोड़े टूटे हुए थे। क्या और कुछ है? उसने थोड़ा सिर झुकाया, शर्म से अपने माथे से। मैंने खुद को संभाला, एक माफीनामे जैसी मुस्कान दी। मुझे माफ करना, मैंने सोचा तुम मेरे करीबी दोस्त लग रही हो। मैंने सिर नीचे किया, लेकिन चुपचाप सोचा, बातचीत शुरू करने का यह तरीका कितना पुराना है, कितना पुराना। सच में। मैंने फिर से सिर हिलाया, गंभीरता से मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें होंठ सिकोड़े और धीरे से हंसी, फिर चुपचाप अपना चेहरा घुमाया। विमान रनवे पर टैक्सी कर रहा था। तेज पीछे धकेल आया और तुरंत आसमान की ओर उड़ान भरी। जब वायु प्रवाह स्थिर हुआ तो मैं उठकर बैठ गया। अनजाने में उस हवाई टिकट पर देखा जो उसने छोटी मेज पर रखा था। बाई निंगबिंग है ना?
वह एक प्यारा नाम था। वह सुरक्षा निर्देश वीडियो देख रही थी, लेकिन माफ कीजिए, शायद उसने मेरी नजरों को महसूस किया, सोचते हुए कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। वह थोड़ी शर्मीली हुई, अपने बालों को पीछे किया। यह मेरी पहली उड़ान है, मैंने देखा। मैं इसके विपरीत थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। अच्छी नींद लेना, यह यात्रा अभी लंबी है। जब विमान ने अपनी उड़ान स्थिर की, केबिन धीरे धीरे शांत हो गया। जब मैं जागा तो दोपहर हो चुकी थी। खिड़की के बाहर धूप तेज और चमकीली थी, नाक के आसपास की हल्की खुशबू और भी बढ़ गई थी। तभी मुझे पता चला कि बाई निंगबिंग अपना कैमरा निकाल रही है। थोड़ा झुककर सावधानी से खिड़की के बाहर बादलों के समुद्र की तस्वीर ले रही है। बस इतना ही कि शांत केबिन में अन्य यात्रियों की कभी कभी नजरों का सामना करते हुए यह लड़की थोड़ी। इसलिए मैंने ब्लूटूथ चालू किया, हेडफोन लगाया, प्लेलिस्ट खोली और चुपचाप संगीत सुना। उसके बगल की लड़की ने फोटो लेना खत्म किया और मेरे जैसा ही किया। मुझे अचानक क्यों फिर से जुड़ना पड़ा। मैंने अपने फोन पर सूचना देखी और बड़बड़ाया। मैंने बिना सोचे पुष्टि दबा दी। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने अभी विमान मोड चालू किया? बाई निंगबिंग ने दूसरी ओर ज्यादा नहीं सोचा। मैंने अपना सिर घुमाया और उसे मुस्कुराया। पता चला कि मेरा फोन गलती से उसके ब्लूटूथ से जुड़ गया था। क्या जीवन इतनी सारी संयोगों से भरा हो सकता है? केवल एक अतिरिक्त हवाई टिकट खरीदना, केवल उसके पास बैठना, केवल गलत ब्लूटूथ से जुड़ना और केवल एक ही गीत सुनना। लेकिन जैसा कि कई लोग कहते हैं, वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर ये मामूली आश्चर्य, इस क्षण लिए गए चुनाव, चाहे चूके या मिले, सभी पूर्व निर्धारित परिणाम हैं। समय जैसे थम गया। बाई निंगबिंग और मैंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, और इस तरह हम चुपचाप और समझदारी से एक ही धुन सुन रहे थे। हमारे हेडफोन में गीत दूसरे कोरस पर था। गीत एक शाम की समुद्री हवा जैसा था, जो मेरे दिल के गहरे हिस्सों में लहरें उड़ा रहा था। मेरे नोट्स में अधूरा एक थोड़ी शर्मीली आवाज मेरी सोच को काटती है। बाई निंगबिंग ने थोड़ा सिर झुकाया, बाल पीछे किया। मुझे खिड़की की सीट देने के लिए धन्यवाद। मैंने कैंडी ली, खिड़की के बाहर देखा और मुस्कुराया। मेरा मन शेन किंग्क्यू के साथ बीते घटनाओं से भरा था। तब चाहे प्रेमी हो या बचपन के प्रेमी, हमेशा ऐसा लगता था कि एक व्यक्ति सक्रिय होता है और दूसरा निष्क्रिय। हर दिन मैं सोचता था बात करने के लिए, हर दिन मैं सब कुछ साझा करता था जो मैं देखता था। हर दिन मैं हर संभव उपाय से इस रिश्ते को सावधानी से बनाए रखता था। लेकिन पहले मैं हमेशा सक्रिय होता था। विमान से उतरकर मैंने अपने फोन पर दर्जनों चमकीले लाल मिस्ड कॉल और तेज संदेश देखे, लेकिन अंदर से जैसा मैंने सोचा था, कोई खुशी नहीं थी। इसके बजाय एक दुख की। क्या जीवन सच में इतना विडंबनापूर्ण है? जब तुम कुछ चाहते हो तो उसे नहीं पाते, केवल खुद को नीचा दिखाकर मांगना पड़ता है। लेकिन जब तुम अंततः दिल हारकर छोड़ने का फैसला करते हो, तो जो चीजें कभी अप्राप्य थीं, वे अपने आप तुम्हारे पास आ जाती हैं। प्यार करना और प्यार पाना, कभी कभी यह सच में विडंबनापूर्ण होता है। मैंने बड़े पहाड़ी शहर को देखा। मेरा दिल लंबे समय तक विचारों से भारी रहा। फिर धीरे धीरे फोन कान पर उठाया और रेडायल बटन दबाया। हेलो। दूसरी ओर लंबे समय तक चुप्पी रही। थोड़ी देर बाद परिचित आवाज आई, हेलो मुछेन, तुमने अपना फोन क्यों बंद कर दिया? उस थोड़े से आरोपात्मक स्वर को सुनकर मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं बस विमान में था। तुम कहाँ हो? चेंगदू। क्या वह जगह नहीं है जहां हम साथ जाने का वादा किए थे? मैंने एक पल ठहराव किया। मेरी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन जैसे तुमने कहा, मुझे तुमसे थोड़ी दूर रहना होगा। दूसरी व्यक्ति लंबे समय तक घुटन से भर गया और जब उसने अंततः कहा तो उसने गहरी सांस ली। तुम सही हो, मुझे लगता है कि अब यह सबसे अच्छा है। मेरा दिल राहत महसूस करना चाहिए था, लेकिन इस क्षण एक सूक्ष्म उदासी उभरी। सच में जब छोड़ने का समय आया तो मैं अंत में थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। हम दोनों एक साथ चुप हो गए जब तक मैंने सड़क के किनारे नाश्ते की दुकान नहीं देखी। वह नाश्ते की दुकान जो तुम्हें पसंद है, वह कैफेटेरिया के 5वें काउंट। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैं थोड़ा हैरान था। मैं लगभग भूल ही गया था तुम्हें बताना, तुम्हारे छात्र पहचान पत्र का एंटीथेप पासवर्ड मैंने तुम्हारे जन्मदिन को बताया था, है ना? उसने फिर से पहला जवाब दिया। उसका स्वर अजीब तरह से शांत था। मैंने जांच किया है, तुम्हें बस स्कूल नेटवर्क में लॉग इन करना है और एंटीथेप पासवर्ड देखना है। क्या जन्मदिन 0? मैंने पुष्टि में हुम किया। फिर मैं लौटकर इसे बदल दूंगा। इसके बाद आए संवाद जैसे एक अंतिम, अरबीवा अरबीसाद अरबीफासी ये अरबीता, तुम्हें लाइब्रेरी की सीट भी बुक करनी होगी। मैं जानता हूँ यह स्कूल की लाइब्रेरी की वेबसाइट पर है। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, नहीं तो मुझे 36 बजे बाहर जाना पड़ेगा और ग्रेजुएट स्कूल के परीक्षा की तैयारी करने वालों से सीट के लिए
मैंने फोन अपने हाथ में रखा। खैर, मैं अब कॉल काटता हूँ, मजे करो। दूसरी ओर ने भी दृढ़ता से कॉल काट दी। मेरे दिल में एक अवर्णनीय भावना बैठ गई, जैसे कि मेरी पीठ से एक बोझ अचानक उतर गया हो, एक भारी बेड़िया जो 10 सालों से थी, लेकिन जैसा कि मैंने सोचा था, राहत या मुक्ति का कोई एहसास नहीं था। मैंने एक कार मंगाई, एक अनजान जगह का नाम यादृच्छिक रूप से कहा, और बाहर ऊंची इमारतों को देखा। खिड़की बारिश के बादलों में विलीन हो गई। एक हल्की हवा मेरे चेहरे से टकराई, जिसमें बारिश के बाद की ताजगी थी। बस इसी तरह मैं एक अनजान दिशा में बढ़ चला, बिना किसी झिझक के, अतीत की कड़वाहट और थकान से बचते हुए। इस बीच दूसरी ओर, जैसे ही शेन किंग्क्यू ने फोन काटा, वह तुरंत वापस नहीं मुड़ी, बल्कि गहरी सांस ली। केवल जब उसने अपना चेहरा संभाला, तब उसने होंठ सिकोड़कर श्याओ बिंग को धीमी सांस में कहा, तुमने सुना है ना? वह लड़का जानबूझकर गुस्सा दिखा रहा है। नाश्ते के कोड, पार्सल के कोड, जो कुछ भी वह सच में मुझे जाने नहीं दे रहा, लेकिन उसके बिना मैं स्पष्ट रूप से। श्याओ बिंग ने वस्तु पकड़ी, अभी भी थोड़ा हैरान। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? सिर्फ 2 घंटे पहले यह पागल लड़की अभी भी कैफेटेरिया में बैठी थी, पछतावे के आंसू बहा रही थी, उसकी आंखें अभी भी रगड़ने से लाल थीं। कितना समय हुआ और वह पहले की जिद्दी छोटी राजकुमारी बन गई है। जाहिर है, शेन किंग्क्यू ने सिर घुमाया। वह लड़का बस मुझे ये बताना चाहता है कि उसके बिना मैं, शेन किंग्क्यू, जिंदा नहीं रह पाऊंगी। यह लड़का जानबूझकर अपना फोन बंद कर देता है। क्या यह मुझे शर्मिंदा देखने के लिए नहीं है? मैं निश्चित रूप से उसे मौका नहीं दूंगी। मैं उसे दिखाना चाहती हूं कि मैं अपने दम पर बिल्कुल ठीक हूं। श्याओ बिंग ने शेन किंग्क्यू को देखा, अपने आप से बड़बड़ाया, एक अवर्णनीय कड़वाहट। फिर चलो चलो। शेन किंग्क्यू स्तब्ध रह गई। कहाँ? श्याओ बिंग ने अपने हाथ में डिब्बे पर थपथ पाया। अगली वस्तु लेने? क्या वे सब यहाँ नहीं है? शेन किंग्क्यू ने बहुत हैरान होकर सामने के पिकअप स्टेशन को देखा। उसकी मासूम अभिव्यक्ति को देखकर श्याओ बिंग ने समझदार रूप से देखा, तुलिप अपार्टमेंट्स में कुल 8 पिकअप पॉइंट हैं, यह केवल पहला है। चलो अब से मुछेन के बिना। तपते दोपहर के सूर्य को देख शेन किंग्क्यू वहीं जमी रही। अगले पल वह अपना शरीर खींच सकती थी, जो थकान से ढीला हो चुका था, और दांतों में ताकत जमाकर पीछा करने लगी। यह शहर सच में एक अद्भुत जगह है। जहां भी जाओ, वहां हल्की सी हॉटपॉट की खुशबू है। अनगिनत सीढ़ियों से गुजरते हुए हवा में एक धुंधली नमी थी। ये सब इस शहर की विशेष खुशबू थी। मैंने अनजान सड़क पर तेज कदम बढ़ाए, अनजान लोगों और दृश्यों को देखा, यहां वहां तस्वीरें ली, बिल्कुल एक पर्यटक की तरह। भीड़-भाड़ वाली सड़कों से लेकर गहरे छिपे हुए गली-कूचे तक, भीड़-भाड़ वाले पर्यटक स्थलों से लेकर छिपे हुए कोनों तक, मेरी योजना पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने ये लंबी योजना शुरू की। भले ही मैं अकेला था, मेरा मूड आश्चर्यजनक रूप से शांत था। अगर शेन किंग्क्यू अभी यहां होती, तो वह जरूर चिल्लाती कि मुझे होटल वापस ले जाकर आराम करने दे। मैं बस सोच में खोया था। ये पता नहीं कब मैं पीपुल्स हीरोज के स्मारक तक पहुंचा। इस शहर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। बाहर देखते हुए मैंने सिर हिलाया, लेकिन चूंकि मैं यहां था, भले ही केवल भीड़ देखने के लिए, मुझे खुद देखना था। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को स्मारक के आधार तक पहुंचाया। शोरगुल और व्यस्त स्मारक के बीच जल्दी से अपना कैमरा उठाया और लगातार कई सुंदर तस्वीरें खींची। अपने कैमरे में संतोषजनक तस्वीरों को देखकर मेरे अंदर एक उत्साह की लहर आई, लेकिन अनजाने में अपने बगल की आह, पीछे लड़की से बचो, एक चौंकाने वाली आवाज ने मेरी सोच को बाधित किया। स्वाभाविक रूप से मैंने अपना कैमरा नीचे रखा और उस आकृति को वापस खींचा जो गिरने वाली थी। अपनी बाहों में लपेटा और रेलिंग से वापस लाया। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, हम दोनों ने राहत की सांस ली और हमारे आसपास के सभी लोग भी आराम महसूस करने लगे। लेकिन जब हमारी आंखें मिली, तो हम दोनों ने एक साथ कहा, यह तुम हो? वह ढीली हुडी पहने थी और उसके साथ एक सूटकेस खींच रही थी। उसके सफेद कैनवास जूते छिल रहे थे और फुटप्रिंट से भरे हुए थे। भले ही उसके लंबे बाल उसके चेहरे को छिपा रहे थे, मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। मैंने बाई निंगबिंग को देखा, जो अभी भी चौंकी हुई थी, अविश्वास के साथ। क्या संयोग है? बस चेक इन करने आई हूं, मैंने बेबस होकर कंधे उचका दिए। उसने घने भीड़ को देखा, हम एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। मैंने सुझाव दिया, मैं तुम्हारी तस्वीर लेती हूं। मेरा दिल थोड़ा हिला। तभी मैंने रेलिंग के पास एक खाली जगह देखी और बिना मना करने दिया, मैंने उस व्यक्ति को वहां खींचा जो अभी भी खाली घूर रही थी। मैंने जल्दी से अपना कैमरा सेट किया, हाथ हिलाया और उसे बुलाया, बाई, मेरी दोस्त, आओ।
अपने बाल पीछे करो, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पा रहा हूं। बाई निंगबिंग अभी भी थोड़ी शर्मीली थी, लेकिन मेरे कहने और आसपास के लोगों को देखकर उसने अनिच्छा से अपने चेहरे को ढकने वाले बाल कान के पीछे कर दिए। जैसे ही उसने अपना पूरा चेहरा दिखाया, हवा स्थिर हो बिंग शर्म से अपना सिर झुकाया, पलके झपकाईन और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने अपने होंठ दबाए और गंभीर हो गया। बस तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। बाई निंगबिंग की आंखें थोड़ा चमकी। स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधे बोलूंगा। वह असहज होकर अपने कपड़ों को खींचने लगी। उसकी नजरें मेरी ओर से बचने लगी। सच में बहुत खूबसूरत, मैंने उसे देखा। अच्छा, बिना मेकअप के नाजुक विशेषताएं, सच में एक कमल की तरह जो पानी से खिलता है। प्राकृतिक रूप से ऐसा स्वभाव रखता है कि लोग उसे संजोना और बचाना चाहते हैं। विमान में मैंने ध्यान से नहीं देखा था, साथ ही वह हमेशा अपने बालों से अपना चेहरा छिपाती रहती थी। बादलों के हटने के बाद धूप का सामना करते हुए जो विपरीत एहसास हुआ, उसने मुझे सच में। जहां तक बाई निंगबिंग की नाजुक खूबसूरती का सवाल है, वह एक कमल की तरह थी जो तालाब पर चुपचाप तैरती है, चुपचाप, जिससे लोग उसे भूल नहीं सकते। वह तुम्हें फोटो भेजेगा। मैंने खुद को शांत किया। उसका चेहरा लाल होता देख विषय बदल दिया। बाइंडिंग बींग ने एक पल के लिए ठहराव किया, हिचकिचाते हुए मना किया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्या मुझे तुम्हारा संपर्क नंबर मिल सकता है? मैंने अपने हाथ में कैमरा उठाया। यह भी एक किस्म की नीति है ना? शर्मीली लड़की ने अब मना नहीं किया और मुझे अपना संपर्क विवरण दिया। जब और पर्यटक आए तो हमें भी अलग होना पड़ा। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, है ना? मैंने उसे खेल खेल में अलविदा कहा। उसने भी अपना सूटकेस खींचा और मुझे हाथ हिलाया। उसकी आंखों में चंद्रमा जैसी मुस्कान थी, एक अजीब रोशनी साफ झलक रही थी। उसकी आकृति गायब होते हुए देखते हुए मेरा दिल खाली महसूस करने लगा। ऐसा नहीं कि मैंने अपना मन बदल लिया हो, बल्कि यह यात्रा जो दो लोगों की होनी चाहिए थी, एक नए दोस्त से मिलने के बाद अलगाव में समय उड़ गया और एक पलक झपकते ही आधी रात हो गई। मैंने रास्ता याद किया और टैक्सी लेकर होटल वापस आ गया। इस शहर की रात की हवा थोड़ी ठंडी थी। मैं लॉबी में कदम भी नहीं रखा था कि मैंने एक लड़की को देखा जिसमें एक सुरुचिपूर्ण और थोड़ी बदहाली की आभा थी, जो एक परिचित सूटकेस को खींच रही थी। बाई निंगबिंग ने मुझे देखा नहीं, वह रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी थी। स्टॉप, हाल ही में छूट के बाद एक विशेष ऑफर है, यह केवल 599 युआन प्रति रात है। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी दिक्कत देखी और चालाकी से सलाह दी, इस शहर में हाल ही में बहुत सारे पर्यटक आए हैं, मैं तुम्हें यहाँ रुकने की सलाह देता हूँ, नहीं तो आज रात दूसरा कमरा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। बाई निंगबिंग ने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ा और एक झिझकती हुई, माफी मांगती मुस्कान जताने। हम फिर मिले, मैंने धीरे से मुस्कुराया, उसे इशारा किया। बाई निंगबिंग की सुंदर चांद जैसी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। फिर उसने अचानक कुछ याद किया और चुपचाप पूछा, क्या आप यहाँ ठहर रहे हैं? अभी हाल ही में हुई शर्मनाक घटना और इस क्षण उसकी दयनीय स्थिति को सोचते हुए वह शर्म से सिर झुकाकर अपना सूटकेस कसकर पकड़ने लगी। मैंने कहा, मैंने इस शहर आने से पहले कोई कमरा बुक नहीं किया था, मैंने काजुली समझाया। बाइंडिंग ने सहमति में सिर हिलाया और सिर झुकाकर फुसफुसाया, मैं एक युवा हॉस्टल में रहना चाहता था, लेकिन जहां मैं जाना चाहता था वह बंद था। कहाँ जा रहे हैं? बाइंडिंग बिंग घबराई हुई थी, चक्करदार और घबराहट भरे चेहरे के साथ पीछा करती रही। मेरे पास एक कमरा है, लेकिन उसने सूटकेस वापस छीन लिया। तुम्हारा कमरा? ऐसा कैसे हो सकता है? हम अभी मिले हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा और बाइंडिंग बिंग लगातार अपने हाथ हिला रही थी। जरूरत नहीं, सच में नहीं, मैं केवल इंटरनेट कैफे में एक रात सो सकती। यहाँ ये दो कमरे के कार लो, रुको, अगर तुम्हें असुविधा हो तो हम कर सकते हैं। वह इस स्वीट के सहायक कमरे के लिए 100 युआन चार्ज करेगा। ठीक, मैंने मुड़कर सीधे कमरे में चला गया। दृश्य अचानक खुल गया। बाइंडिंग बिंग ने अब स्पष्ट रूप से देखा, यह एक विशाल और उजला डबल स्वीट था, जिसमें एक प्रवेश द्वार, एक बैठक कक्ष और दो अलग अलग बेडरूम थे। तुम अभी तक क्यों नहीं आ रही? मैं बैठक कक्ष में खड़ा था, मुड़कर उसे मुस्कुराया। बाइंडिंग बिंग ने अपना सूटकेस कसकर पकड़ लिया, थोड़ा सिर झुकाया और अपने होंठ दबाए। महंगे लॉजिंग कीमतों, भीड़-भाड़ वाले और गंदे युवा हॉस्टलों और अंधेरी गलियों को याद करते हुए, क्या यह सच में ठीक है? जरूर ठीक है। मैंने कंधे उचका दिए, एक कमरे का कार छोड़ा और अपने कमरे में चला गया। दरवाजा ढीला बंद किया। केवल बाइंडिंग बिंग अकेली बैठक कक्ष में रह गई। वह लंबे समय तक हिचकिचाई, अपनी आंखों में दर्द दबाने की कोशिश की। अंत में उसने होंठ कसकर कमरे का कार लिया। बहुत धन्यवाद। सुबह 7 बजे
इस शहर की खिड़कियां हल्की धुंध से ढकी थीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकला उसी समय मैंने बाथरूम में बाई निंगबिंग को देखा। अपने गंदे सफेद कैनवास जूते सावधानी से साफ करते हुए मैंने अचानक एक जोड़ी साफ पुरुषों के स्नीकर्स उनके पास रखे देखे। मैं तुरंत ठिठक गया। मेरे बगल से बाई निंगबिंग की थोड़ी असहज आवाज आई, क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? नहीं, मुझे नहीं। मैंने अपने जूते उठाए, अभी भी हक्का तैयार होकर मैंने बाई निंगबिंग को डाइनिंग हॉल में लिया। वह अभी भी थोड़ी असहज थी बुफे में। उसने केवल थोड़ा सा लिया। अगर मैं उसे संयोग से न मिलती तो कल रात क्या होता? क्या उसे सस्ते लॉजिंग ढूंढने पड़ते इससे पहले कि मैं आता? कितनी बार उसे मना किया गया होता? यह सोचकर मेरे अंदर करुणा की लहर उठी। दलिया पीते हुए मैंने काजुली सुझाव दिया, क्या हम आज एक अकेली यात्रा? बस यूं ही दो लोग मिलकर यात्रा में बदल गई। मैं कैमरा लेकर बाई निंगबिंग को पूरे शहर में ले गया। इसके अजीब सड़कों में शायद हल्की बूंदाबांदी ने लोगों को आरामदायक महसूस कराया, या शायद एक साथ बिताए एक दिन ने उसे अपनी रक्षा छोड़ दी। बाई निंगबिंग कहीं ज्यादा प्राकृतिक हो गई। वह हमेशा अपना सिर नीचे रखती, असहज होकर मेरे पीछे चलती। कभी जब भी मैं एक सुंदर चेक इन स्पॉट पाता, मैं अपना कैमरा उठाता और उसे मॉडल बनने के लिए आमंत्रित करता, दोस्त आओ मेरी मॉडल बनो में। हाँ, खड़ी हो जाओ थोड़ी और बाइन। और क्या मैं एक जगह खाली छोड़ सकता हूँ? मैं इसे किसी के लिए बचाना चाहता हूँ, ठीक है? इस तरह 1 2 3 क्लिक। वास्तव में मुझे तस्वीरें लेना हमेशा पसंद था, बस मेरे पास पहले इसे पढ़ने का समय नहीं था। जब मैं कभी कभी यात्रा करता था तो मेरा असली प्यार कभी मेरी मॉडल बनने से इनकार कर देता था। लेकिन अब ये सुंदर तस्वीर। लेकिन तुम हमेशा एक जगह खाली क्यों छोड़ती हो, दोस्त बाई निंगबिंग? मैंने उसे देखा। मेरे दिल की जिज्ञासा वास्तव में दब नहीं सकती थी। वह खाली जगह वास्तव में किसके लिए है? किसी कारण से मेरे दिल में एक अस्पष्ट असहजता अचानक चमकी, जिसे व्यक्त करना मुश्किल था। बाई निंगबिंग छोटे छोटे घूंट में नूडल्स खा रही थी, जैसे कोई पकवान चख रही हो। वह निगलने से कतराती थी। मेरी बात सुनकर उसके हाव भाव तुरंत कठोर हो गए। उसने थोड़ा सिर झुकाया और धीरे से 2 शब्द बोले, मां। मैं स्तब्ध रह गया। कुछ तुरंत मेरे मन में आया और मैं थोड़ा दोषी महसूस करने लगा। बात करने की इच्छा हुई, लेकिन फिर सोचा कि ऐसा पूछना बहुत अचानक होगा। मेरी नजरें हिचकिचाईं उसके जीवन के दुखद और भार। मेरी मां नहीं गई, वह बस बीमार है। बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया। उसकी आवाज नरम थी, फेफड़ों का कैंसर। मुझे खेद है। मैंने होंठ दबाए, गहरी सांस ली। बाई निंगबिंग शायद ध्यान नहीं दे रही थी, उसकी नजरें दूर थीं। उसने जारी रखा, मेरे पिता इस पहाड़ी शहर के थे, लेकिन मेरी मां और मैं कभी यहां नहीं आए जब से मेरे पिता चले गए। मेरी मां हमेशा इस पहाड़ी शहर का दौरा करना चाहती थी, बस अफसोस कि उसकी सेहत हमेशा खराब रहती थी। वह केवल अखबारों से तस्वीरें काटकर उन्हें स्क्रैपबुक बनाती थी, लेकिन वह खुद इस पहाड़ी शहर नहीं आ पाई। और फिर आधे साल पहले उसे कैंसर का पता चला। मैंने अनजाने में अपनी चॉपस्टिक्स रख दी, चुपचाप इस शर्मीली लड़की की कबूलियत सुनी। वह स्क्रैपबुक उसकी नहीं थी, बल्कि मैंने बहुत बहुत लंबे समय तक चुपचाप सुना, जब तक कि बाई निंगबिंग यादों से बाहर नहीं आई। उसके चेहरे पर हल्का आश्चर्य और पछतावा था। मुझे खेद है, मुझे लगता है मैं अभी। उसने धीरे से सिर झुकाया, एक बाल को सहलाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना नियंत्रण खो दिया हो। कोई बात नहीं, मैंने हाथ हिलाया। मेरी नजरें उसकी नोटबुक पर ठहरी। क्या तुम? मैंने उसकी आंखों में देखा, सावधानी से हर शब्द कहा, चलो चलो अपनी मां की इच्छा पूरी करे। मैंने बात खत्म की। बाइंडिंग बिंग अभी भी हक्का बक्का एक बड़े हाथ द्वारा खींची गई। उसे मना करने का मौका नहीं मिला। जब वह आखिरकार होश में आई तो वह असहज होकर मेरे पीछे चल रही थी। वह यात्रा नोटबुक किसी तरह मेरे हाथ में आ गई थी। चलो अगला पड़ाव, सबवे रेसिडेंशियल एरिया 6। हमारे दोनों हाथ जुड़े थे। यह पहली बार था जब बाइंडिंग बिंग ने किस, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अपना हाथ खींचने का भी विचार नहीं किया। एक दिन जल्दी बीता। रेसिडेंशियल एरिया के नीचे ऊंची ट्रेन लाइन से अनंत आकाश सीढ़ी तक, शेल्टर टनल क्षेत्र में हॉटपॉट से यांगत्सी नदी के केबल कार पर धुंध तक, मैं निंगबिंग को खींचता रहा। हमारे कदम तेज थे इस शहर की सड़कों पर चलते हुए, एक चेक इन पॉइंट से दूसरे तक, हर इंच दृश्य को अपने कदमों से मापते हुए। 2 युवा जो शायद अजनबी थे, लेकिन इस यात्रा में उन्होंने अभूतपूर्व आजादी महसूस की। कोई बंधन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस सीधे आगे बढ़ते हुए, बेफिक्र और बिना बोझ के आगे बढ़ते हुए, जैसे 2 आत्माएं जो लंबे समय से जानती हों, हर छोटी बात में एक दूसरे को समझती हों। एक और तस्वीर लेने के बाद बाइंडिंग बिंग फिर से
अनायास मेरे पास आई और बार बार सिर झुकाया। धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे फिर से क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम सच में खूबसूरत हो। बाइंडिंग बींग के कान फिर से तुरंत लाल हो गए। उसने अपना चेहरा घुमाया, हल्के शर्म से अपने होंठ दबाए। मेरी तस्वीर लेने के लिए धन्यवाद। बाई निंगबिंग हमेशा इतनी विनम्र थी, लेकिन यह सामान्य विनम्रता नहीं थी, बल्कि दिल से आने वाली सच्ची विनम्रता थी। जब भी मैं उसे धन्यवाद कहते सुनता, मुझे हमेशा लगता कि वह सच में शर्मीली है, मानो किसी भी कृपा को स्वीकार करने से डरती हो, उसे लौटाने में असमर्थ। मुझसे इतना विनम्र मत बनो। जब मैंने उसे फिर से धन्यवाद कहते सुना, क्या दोस्तों को धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? मुझेन, क्या तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? मुझे ये बात मजेदार और निराशाजनक लगी नहीं। अगर सच में है, तो तुम सबसे पहले हो। यह सुनकर बाई निंगबिंग ने गहरी सांस ली, दुख की भावना महसूस की। फिर चलो अब से दोस्त बनते हैं। दोस्तों को ज्यादा धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं महसूस कर सकती हूँ। बाई निंगबिंग ने होंठ सिकोड़। लेकिन क्या दोस्तों को एक दूसरे की ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए? अगर मैं धन्यवाद नहीं कहती, तो तुम मेरी परवाह कैसे महसूस करोगे? यह वाक्य लगभग स्वतः निकल गया ज्यों ही उसने कहा। बाई निंगबिंग को कुछ समझ में आया। उसके पीले गाल तुरंत लाल हो गए। जहां तक मैं हूं, मैंने चुप्पी साधी। इन शब्दों को सुनकर मेरा दिल थोड़ा भ्रमित था। सही है, अगर कहा नहीं जाएगा। माहौल थोड़ा सूक्ष्म हो गया। बाई निंगबिंग ने मुझे देखा, हैरान। विमान टिकट, प्रवेश टिकट और 2 लोगों के लिए आरक्षित कमरे को सोचते हुए वह धीरे धीरे कुछ समझने लगी। तो तुम भी अकेले यात्रा करने आए? वह लड़की जिसका नाम शेन किंग क्यों है, क्या वह सुंदर है? होंग्या गुफा के नीचे रात के आकाश में आकाशीय महल की तरह चमकीला, अनगिनत तारों से रोशन पूरे पहाड़ी शहर पर भीड़ में। बाई निंगबिंग ने अपने होंठ काटे, चोरी छिपे मेरी ओर देखा। उसके छोटे हाथ अनायास पीछे कसकर जुड़ गए। उसकी अभिव्यक्ति में अंदरूनी संघर्ष और चिंता थी। एक दिन की यात्रा ने हमारे दिल खोल दिए। अतीत की बातें की, वर्तमान की बातें की। बाई निंगबिंग ने आखिरकार मेरे बारे में थोड़ा समझा। मेरी आंखें थोड़ी दूर थी। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, वह सच। बाई निंगबिंग ने सिर झुकाया। फिर, कितनी सुंदर, तुम्हारी तरह सुंदर? क्या मैं भी सुंदर मानी जाऊं? बाई निंगबिंग की सांस अचानक तेज हो गई। उसका चेहरा लगभग उसके सीने में दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना धड़कता हुआ दिल सुन सकता है। जाहिर है, मैंने अचानक रुक गया। तुम जाहिर है बहुत सुंदर हो। मेरी आवाज बहुत गंभीर थी, मेरी नजरें भी उसके गाल पर ठहरी। बाई निंगबिंग की बादाम जैसी आंखें उस पल मेरी नजर से मिली। उसी समय उसने अनायास अपना चेहरा घुमाया। होंग्या गुफा के चमकीले प्रकाश को देखने का नाटक किया। देखो, ये कितना सुंदर है। उसका ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। ऐसे आश्चर्य प्रकट करना शायद ही कभी होता हो। जहां तक मेरी बात है, मैं हिला नहीं। क्या पवेलियन में हॉटपॉट? होंग्या गुफा, यह वह आखिरी हॉटपॉट था जो मेरी माँ अपने पिता के साथ खाना चाहती थी। बाई निंगबिंग ने अपने हाथ पीठ के पीछे जोड़ लिए। मुझसे मुड़कर धीरे से कहा, मैं अपनी माँ की सूची में सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हूँ, और पिछले 2 दिनों में मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। यह शर्मीली लड़की इस पल में पूरी हिम्मत जुटा चुकी लग। उसकी आंखों की रोशनी ने होंग्या गुफा के शानदार प्रकाश को फीका कर दिया। आसपास अचानक शांत हो गया। शोर लहर की तरह कम हो गया। मैंने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराया। चमकीला लाल मिर्च का तेल नौग्रिड हॉटपॉट में चमक रहा था। उबलता हुआ हॉटपॉट का सूप एक समृद्ध सुगंध छोड़ रहा था, जो हमारी नाक तक पहुंच रहा था। बहुत सुगंधित, बहुत मसालेदार, सच में लुभावना। मैंने बड़ जरूरत नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ, सच में बहुत कम। बाइंडिंग बिंग ने केवल थोड़ा स्वाद लिया, जैसे थोड़ा, और खाने से डरती हो। उसकी नजरें अभी भी चुपके से मेज को देख रही थी, ये गिनती करते हुए कि कितने व्यंजन परोसे गए और कुल लागत क्या होगी। हालांकि उसे पैसे का अफसोस था। वह मुझे इतने स्वाद से खाते देख उसके होंठों पर एक नरम मुस्कान आ गई। मैंने, जाहिर है, इसे अधिक समय बाद ये भव्य भोजन अंततः हम दोनों द्वारा समाप्त किया गया। हम दोनों होंग्या पवेलियन से बाहर निकले और होंग्या गुफा के सामने पुल पर गए। नदी की हवा तेज थी, हॉटपॉट के भोजन की गर्माहट को उड़ाते हुए और रात के आकाश के नीचे हमारी सैर में एक शांति लाते हुए। अगर तुम्हारी माँ यह हॉटपॉट खा सकती, तो शायद वह बहुत खुश होती, है ना? मैंने नो बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया, अपने होंठ दबाए। तो अगर वह लड़की जिसका नाम शेन किंग है तुम्हारे साथ शानचेंग आई होती, तो क्या वह भी बहुत खुश होती? शायद, मैंने खुद से बड़बड़ाया। मेरे होंठ के कोने में एक जटिल मुस्कान थी। या शायद नहीं, शेन किंग मेरी बचपन की प्रेमिका है। मैंने रुक गया। रेलिंग से टिका 10 साल से अधिक साथ, लेकिन वह मुझसे लंबे समय से थक चुकी है। मैं भी सच में थक चुका हूं। यह वह भावना है
जिसमें 10 साल से अधिक देना और इंतजार करना शामिल है। दिल में कष्ट और दुख, अंत में मैं उन्हें अकेले सहन कर सकता हूं। मैंने गंभीरता से बाई निंगबिंग को देखा, मेरी मुस्कान में मुझे लगता है मैं समझती हूं ये कहते हुए उसकी साफ सुथरी बादाम जैसे आकार की आंखें काले आकाश की ओर उठी। बचपन से अब तक मेरे कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन मैं भी चाहती थी कि कोई मेरी परवाह करे। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरा पिता हमारे परिवार के लिए पैसा कमाने की कोशिश में एक कार दुर्घटना में मारा गया। मेरी माँ अकेले काम करने के लिए बाहर गई, लेकिन हमारे बाई निंगबिंग की लंबी पलकें आंसुओं से चमक रही थीं, इसलिए मैं भी उनके मुंह में बदकिस्मत बच्ची बन गई, एक धूमकेतु जिसे कोई पास नहीं आना चाहता था। मैंने उस भावना को पूरी तरह से समझा, दूसरों से परवाह न मिलने की भावना, अपनी सच्ची भावना पूरी तरह देने पर भी उसे सामान्य समझा जाना, यहां तक कि उसका मजाक उड़ना। मेरा दिल उस पल कस गया। मैंने अपनी सभी बाइंडिंग बिंग ने मुझे देखा और धीरे से जवाब दिया, ठीक है। शेन चेंग के नीचे रात के आकाश में हवा सीटी बजा रही थी, लेकिन क्यों ऐसा गर्म लग रहा था। मैं अपने कमरे में लेटा था, अनायास बाइंडिंग बिंग की फोटो के साथ खेल रहा था। मेरे होंठ के कोने पर अनायास मुस्कान थी। हालांकि मैं इसे मानना नहीं चाहता था, लेकिन उस नदी के किनारे की दिल से दिल की बातचीत के बाद शेन किंग्क्यू के साथ मैंने केवल उसकी मनमानी और अधूरी भावनाएं महसूस की और कभी भी इस तरह की सोच और समझने की उम्मीद नहीं की। सुबह 7 बजे तुलिप अपार्टमेंट्स के नीचे शराबी लाल कैमिसोल ड्रेस में एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। शेन किंग्क्यू, मेरा इंतजार करो। श्याओ बिंग की आवाज पीछे से गूंज रही थी, लेकिन शेन किंग्क्यू के कदम बिल्कुल नहीं रुके, क्योंकि अगर वह थोड़ी भी धीमी होती तो कैफेटेरिया के खिड़की नंबर 5 पर लंबी लाइन होती। लाइब्रेरी में आरक्षित सीट भी देर से पहुंचने के कारण रद्द हो जाती। यह जल्दी जल्दी भरी जिंदगी उसे तेजी से चलने पर मजबूर कर रही थी। यह केवल तीसरा दिन था। वह श्याओ बिंग ने आगे की जल्दी में आकृति को देखा। अक्सर बेबस और उलझन में इन छोटी छोटी परेशान करने वाली बातों की तुलना में क्या मुछेन के सामने खुद को नीचा दिखाना वाकई इतना मुश्किल है। लेकिन लिन मो की एक अनजाने में कही गई बात ने उसे अचानक समझाया, मनाना इतना आसान नहीं है। वह मुछेन बचपन से शेन किंग्क्यू के साथ रहा है, उसकी हड्डियों में सूक्ष्म गर्व एक पर। अगर शेन किंग्क्यू सच में खुद को नीचा दिखाए तो वे किस तरह के रिश्ते से एक दूसरे के साथ बातचीत जारी रखेंगे। हाँ, बस एक साधारण माफी, लेकिन उन पिछले घटनाओं का भी मतलब यह है कि उसे मानना होगा कि सब कुछ उसकी गलती थी। यह ऐसा रिश्ता है, भले ही तराजू झुक गए हों, शुरुआत में यह अच्छा था, लेकिन दिनों और महीनों के साथ जमा हुई देनदारी और असमानता, जमा हुआ थकान और चोट केवल उस दरार को मिटाना असंभव बना देगी। यह एक साधारण माफी लगती है, लेकिन इसके पीछे हर एक पुराने दर्द को खुद ठीक करने की जिम्मेदारी छुपी है। गलत होने पर भी केवल दांतों को ताकत से दबाकर आगे बढ़ना पड़ता है। सभी जानते हैं कि यह एक ऐसा रास्ता हो सकता है जहां हर कोई इसके अलावा गलतियां लेकर यह रिश्ता खुद में बहुत मुश्किल है। श्याओ बिंग ने बेहोशी में शेन किंग्क्यू को बढ़ते हुए देखा। वह नहीं समझ पा रही थी कि जब 4 साल तक दिन रात साथ रहे ये बचपन के प्रेमी अलग हुए तो श्याओ बिंग और लिन मो को भी जोड़े से ज्यादा असहज महसूस हुआ। नाश्ता खरीदने के बाद शेन किंग्क्यू तुरंत श्याओ बिंग के साथ लाइब्रेरी के लिए जल्दी निकली। आखिरकार वहां खड़े लोग थे और बैठे लोग थे। ये जगह युद्धभूमि से ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक थी। एक बेताबी में वह अंततः अपनी सीट पर पहुंच गई, पहले की पहली सीट रद्द हो जाए केवल इसलिए कि वह बहुत जल्दी जागी थी। उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था। आखिर वह मुछेन कैसे? शेन किंग्क्यू ने होंठ दबाए और किताब खोली, खुद को अध्ययन के मूड में लाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग उलझा हुआ था। जब तक उसने अनायास वीचैट खोला और देखा कि मेरे साथ चैट 48 घंटे से खाली थी, उसने गहरी सांस ली, खुद से कहा, झकझोरो खुद को। शेन किंग्क्यू, तुम उस लड़के को कम मत समझना, तुम उसे नीचा दिखाना नहीं चाहती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें दृढ़ यह मनमानी लड़की जिद्दी स्वभाव की थी। लंबे समय तक पछता कर और गुस्सा होकर भी शेन किंग्क्यू ने आखिरकार समझ लिया कि वह सच में क्या चाहती है। जिंदगी अभी भी चल रही है, पढ़ाई जारी है। वह यह नहीं बता सकती कि यह आत्मप्रेरणा है या प्रतिस्पर्धा, लेकिन सिर्फ यह सोचकर कि उसने अपना सिर घुमाकर उस बचपन के प्रेमी को एक विजी नजर दिखाई कि वह बहुत अच्छा जी रही है। तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, है ना? लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूं, तुम अभी भी वहीं खड़े हो। इस बार भले ही मैं ही हूं जिसने उसे जाने दिया, लेकिन वह लड़का निश्चित रूप से वापस आएगा, है ना? शानशेंग की 3 दिन की यात्रा आखिरकार एक सही समय पर
पछतावा भरे विराम पर खत्म हुई बाई निंगबिंग और मैंने विमान में चढ़कर जिनलिंग वापस जाना शुरू किया। तुम्हारी माँ की इच्छा? मैंने उससे पूछा कि लौटने के बाद उसके क्या योजनाएं हैं। बाई निंगबिंग ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपनी नजर खिड़की के बाहर भटकाई। क्षितिज पर बादलों को देखा। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से कहा, मैं कड़ी मेहनत कर पैसा कमाना चाहती हूँ अपनी माँ के इलाज के लिए, और मैं उसे यह बड़ा संसार दिखाना चाहती हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। दोनों 20 के दशक में हैं, दोनों जिनलिंग विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र। क्यों कुछ लोग शेन किंगक्यू जैसे हैं जिनके पास चांदी का चम्मच था, जबकि बाई निंगबिंग जैसे लोग जीवन के बोझ उठाकर आगे बढ़ते हैं। मेरा दिल दुख उठा उस शर्मीली लड़की को देखते हुए जो मेरे बगल में धीरे धीरे सो रही थी। एक अनोखी पीड़ा मेरे अंदर उठी। उसके पिता जल्दी मर गए, उसकी मां गंभीर रूप से। वह केवल पार्ट टाइम काम करके पढ़ाई करती थी और अपनी मां के लिए दवाइयां खरीदने के लिए कंजूसी करती थी। इस शानचेंग यात्रा को बाई निंगबिंग ने बहुत लंबे समय तक योजना बनाई थी, अपनी मां के बीमार होने के समय की इच्छा पूरी करने के लिए। वह 3 या 2 साल से गुप्त रूप से पैसे बचा रही थी। क्या 100-200 युआन उसकी पूरी जिंदगी की बचत थी? तो जब उसकी मां बीमार थी तो वह कैसे गुजारा करती थी? मैंने बाई निंगबिंग की प्रोफाइल को देखा। मेरे मन में हजारों विचार उमड़ रहे थे। वह छोटी राशि उसे इतनी असहज करती थी जिससे यह कल्पना की जा सकती थी कि उसका दैनिक जीवन कितना कंजूस रहा होगा। मेरी नजर अनायास ही बाई निंगबिंग के सफेद कैनवास जूतों पर ठहरी। जूते पहले ही सीम से टूट चुके थे और उसने कई दिनों तक उन्हें नहीं बदला था। उसका पुराना सूटकेस चरमरा रहा था, ढक्कन पर पैच भी थे। मैंने उसे चुपचाप देखा। मेरे मन में हजारों विचार दौड़ रहे थे। 2 घंटे से अधिक समय बेमानी में बीत गया। विमान जिनलिंग हवाई अड्डे पर उतरा, हम दोनों एक ही रास्ते। लेकिन बाई निंगबिंग को ऐसा लगा जैसे एक जीवनकाल बीत गया हो। शानचेंग में आजादी और आराम तुरंत उसके कंधों पर भारी दबाव में बदल गया। हम सबवे से गुजरे और फिर टैक्सी लेकर जिनलिंग विश्वविद्यालय के द्वार पर आए। रात का समय हो चुका था। बाई निंगबिंग मुझे अलविदा कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने सीधे सिर हिलाकर कहा, चलो, वह तुम्हें घर ले जाएगा, मुझे घर ले चलो। बिना और कुछ कहे मैंने उसका सूटकेस उठाया। क्या हम दोस्त नहीं हैं? तुम्हें बाद में रास्ता जानना होगा, ठीक है? अच्छा। बाइंडिंग बिंग ने लंबे समय तक हिचकिचाते हुए काले अंधेरे सड़क की ओर देखा, फिर सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ी। मुझे एक छोटी गली तक ले गई जो स्कूल के बाहर थी। क्योंकि वह पढ़ाई करते हुए काम करती थी, वह अक्सर अपने कार्यस्थल पर रहती थी। शांत गली में स्नैक स्ट्रीट की हलचल के अलावा केवल पड़ोसी की बेतरतीब बातचीत सुनाई देती थी। गली के अंत में एक छोटी सी बन की दुकान थी। उसका दुकान का मुखड़ा इतना संकरा था कि 2 लोग भी साथ से नहीं गुजर सकते थे, लेकिन वह विशेष रूप से आरामदायक लग रहा था। मेरे चेहरे पर एक जटिल भाव आ गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बाई निंगबिंग की पार्ट टाइम नौकरी यहां होगी। दादी बाई निंगबिंग अपना सूटकेस खींच रही थी। जैसे ही उसने बन की दुकान देखी, उसके कदम भी काफी हल्के हो गए। क्या वह लिटिल ईयर है? दादी का लिटिल ईयर वापस आ गया है। इस आवाज पर दुकान की मंद रोशनी झिलमिलाई। एक दयालु बूढ़ी महिला धीरे धीरे बाहर आई। अच्छा कि तुम वापस आ गए, अच्छा कि तुम वापस आ गए। यह हैंडसम युवक कौन है? उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। बाई निंगबिंग के गाल हल्के लाल थे। दादी, यह मुछेन है, वह मेरा दोस्त है, तो शानचेंग यात्रा में मिला। फिर वह मुड़ी और धीरे से मुझसे परिचय कराया। यह दादी चेन है, बंद की दुकान की मालिक। मैंने हल्का सिर हिलाया, बेहद छुआ गया। महसूस किया मेरे सामने की स्थिति सब कुछ बताती थी। मैं कहानी के 7 या 8 हिस्से अनुमान लगा सकता था। बाई निंगबिंग जैसी अच्छी लड़की इस दुनिया में। दादी चेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुझे देखा। उसकी बूढ़ी आंखों में एक समझदारी की चमक थी, जैसे वह मुझे आंका रही हो। कुछ देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। युवाओं को बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए। हमारी लिटिल ईयर अच्छी लड़की है। लेकिन दादी चेन की नजरें मुझ पर काफी समय तक टिकी रहीं, फिर बाई निंगबिंग की ओर पीड़ा भरे भाव के साथ देखी। कुछ देर बाद उसने लंबी आह भरी, दुर्भाग्य से इस दुनिया में अच्छे लोग कम हैं, उसके पास एक सच्चा दोस्त होना दादी के लिए बहुत खुशी की बात है। दशकों की तूफानी जिंदगी और कठिनाइयों के बाद बूढ़े लोग बस एक नजर में सब कुछ समझ जाते हैं। दादी के कुछ शब्दों से माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया। युवक, मुझे तुम्हारे लिए कुछ धन्यवाद नहीं है, पेट गर्म करने के लिए 2 बन लो। दादी चेन ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कहते हुए
वह जल्दी से मुड़ी। उसने एक प्लास्टिक बैग लिया और भाप से गर्म 2 बड़े मांस के बन उठाए। स्टीमर का ढक्कन खोला गया। मांस की खुशबू मेरे नाक तक फैल गई। स्वाभाविक रूप से मैं विनम्रता से मना करने वाला था, लेकिन दादी ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहने दिया। उसने सीधे बन मेरे हाथ में दे दिए। मैंने मुंह खोला, लेकिन अंत में मैं केवल मजबूरन उन्हें स्वीकार कर सका। दादी चुपचाप चली गई। हमें कुछ निजी जगह छोड़ दी। शांत माहौल में केवल वह। मैं अब जा रहा हूं। मैंने बाई निंगबिंग को देखा, जो मेरे सामने थी। उसने सिर झुकाया, उसके गाल लाल थे और वह कुछ शब्द हकलाई। फिर कृपया अपना रास्ता ध्यान से जाना। गली की सड़क की बत्तियां धुंधली और पीली थी। मैंने अपना सूटकेस खींचा, बिना मुड़े अलविदा कहा, लेकिन मेरा दिल अनजाने में खाली लग रहा था। जब मैं डॉर्म वापस पहुंचा तो रात के 8 बजे थे। लिनमो जल्दी से मदद करने आया। कभी कभी चुपचाप मुझे देखता और दिल ही दिल में राहत की सांस लेता। 3 दिन पहले पार्टी के बाद मुछेन गायब हो गया था। जब खबर मिली तो वह पहले से शानचेंग में था। लिनमो और श्याओ बिंग ने काफी बार निजी तौर पर संपर्क किया था। केवल डर था कि मुछेन कुछ बदमाशी कर सकता है, लेकिन अब लगता है कि स्थिति उम्मीद से कहीं बेहतर है। देर हो गई है, तुम 2 बन क्यों लेकर आए? क्या यह शानचेंग का विशेष है? उसने खुद से कहा। फिर प्लास्टिक का बैग फाड़ा और एक बन मुंह में डाल लिया। लिनमो ने जब तक मुंह चिकना हो गया खाया और धीरे से पूछा, मुछेन, पिछले कुछ दिनों में क्या शेन किंक्यू ने तुम्हारे साथ सुलह की? क्या उसने सुलह की? मैं ठहर गया। लिनमो की जिज्ञासु नजरों का सामना करते हुए मैंने धीरे, तुम ज्यादा सोच रहे हो। वह और मैं वास्तव में अब से दूरी बनाकर रहना चाहिए। मैंने कंधे उचका दिए। मेरी आवाज में बेबसी और थोड़ी आजादी थी। लिनमो मांस के बन के साथ ठहर गया। वह और मुछेन बचपन से साथ बड़े हुए थे, इसलिए वह जानता था कि ये शब्द दिल से निकले हैं। तुम गंभीर हो? श्याओबिंग और मैं सोचते थे कि तुम पीछे हटने की योजना बना रहे हो, ताकि शेन किंक्यू को पहले सिर झुकाना पड़े और फिर उसे जीतना पड़े। यह अचानक यात्रा मेरे मूड को बहुत बदल गई है। शायद मैं पहले से ही थका हुआ था। मेरी बार बार की भक्ति हमेशा महासागर में पत्थर की तरह डूब गई। फिर से आजादी का स्वाद लेना, वह भावना मछली के लिए विशाल समुद्र। चाहे प्यार हो या जुनून, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं बस कुछ सार्थक करना चाहता हूं। मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप लिनमो को देखा। सामान व्यवस्थित करने के बाद मैंने नहाया, फिर चुपचाप अपनी मेज पर बैठा। लेकिन एक पल के लिए मैं नहीं जानता था कि क्या करूं। बस थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। पहले इस समय मेरे आसपास सब कुछ, चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरी धुंधली हालत में वह दृढ़ आकृति फिर से मेरे मन में आई। मैंने मेज पर बचा हुआ बन देखा, जैसे किसी दिव्य हस्तक्षेप से मैंने उसे उठाया और चखा। वह स्वाद तुरंत मेरी स्वाद कलियों को जगाने वाला था। बन साफ ठंडा था, फिर भी वह मुझे आश्चर्यचकित कर गया। वह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट था। अगले सुबह जल्दी, जैसे ही भोर टूटा, मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला। परिवार की तरह परिचित मैं स्नैक स्ट्रीट गली के प्रवेश द्वार पर गया और दूर से गली के अंत में बन की दुकान देखी। छोटी गली शांत और हलचल से भरी हुई थी, रोजमर्रा की जिंदगी की सांसों से भरी। स्वाभाविक रूप से मैंने अपने कदम धीमे किए और दूर से एक मीठी खुशबू महसूस की। भाप की परतों के साथ स्टीमर की परतें ऊंची थीं और पड़ोसी आंटी और अंकल वहां इकट्ठे थे, व्यस्त थे। लड़की, मुझे 5 मांस के बन देना। 5 जुआन। निंगबिंग आखिरकार वापस आ गई। कुछ दिन पहले केवल दादी चेन अकेले स्टॉल संभाल रही थी, जिससे हम नियमित ग्राहक बहुत दुखी थे। आज मैं 10 लूंगा, 10 युआन और 1 कप सोया दूध देना। 2 ऊंचे स्टीमर के बीच वह लड़की, जो आमतौर पर थोड़ी लड़खड़ाती और शर्मीली थी, अपनी आस्तीनें तेजी से ऊपर चढ़ा रही थी, इतना व्यस्त कि उसके माथे पर पसीना था। अंकल न्यू, यहाँ आपका, कृपया ले ले। आंटी लियो, यह आपका सोया दूध है। आंटी, आपने मुझे 5 युआन ज्यादा दिया, चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो। मैं ज्यादा नहीं ले सकती, कृपया इसे जल्दी वापस ले। मैं धीरे धीरे गली के प्रवेश द्वार से निकला। मेरी नजरें सरल दयालु पड़ोसियों पर पड़ी, फिर आमतौर पर शर्मीली बाई निंगबिंग के चेहरे पर ठहरी। मैंने एक दुर्लभ खुश मुस्कान दी। हाँ, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। बाई निंगबिंग ने अपना सिर नहीं उठाया। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये मैं हूं। जब उसने पैक करना खत्म किया और ऊपर देखा तो आखिरकार उसने मुझे देखा। उस जलती हुई नजर ने मेरा दिल हिरण की तरह तेजी से धड़कने लगा। क्या वह निंगबिंग का दोस्त है? वह बहुत हैंडसम लगता है। आसपास के पड़ोसी, कई दशक पुराने, सभी ने अपने होंठ एक उसने दयालु मुस्कान दी और मुझे बन की दुकान में खींच लिया। निंगबिंग एक अच्छी लड़की है। युवक दादी देखती हैं कि तुम
उसका अच्छा इलाज करते हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। इतने वर्षों का सामना करने के बाद दादी की बातों में अनुभव की थोड़ी बुद्धिमत्ता थी। मैंने दूर से बाई निंगबिंग को देखा, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सुन नहीं सकती। मैं करीब झुका। मैंने सुना कि बाई निंगबिंग ने कहा, उसकी मां गंभीर रूप से बीमार लगती है। दादी की नजरें मुझ पर गहरे अर्थ के साथ थीं। हाँ, मध्य चरण का फेफड़ों का कैंसर कोई मामूली बीमारी नहीं है, यह बहुत पैसा खर्च करेगी। उसके दयालु चेहरे पर दुख और बेबसी का भाव था। उसने एक धातु बॉक्स से दस्तावेजों का ढेर निकाला। यहां निंगबिंग कमजोर दिखती है, लेकिन वास्तव में वह किसी से कम नहीं है। मैंने उन्हें अनायास पलटा। ये दस्तावेज आधे साल के पेपर, परीक्षण परिणाम और भुगतान रसीदें थीं। हर कागज पर राशि काफी थी। यह यांग शियाओयुन के नाम से हस्ताक्षरित था, शायद निंगबिंग की मां द्वारा। मेरा दिल कस गया। भावनाओं का मिश्रण उमड़ पड़ा। मैंने तुरंत अनुमान लगाया, इस पैसे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शायद इस बूढ़ी महिला की मदद थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बाई निंगबिंग यहां रह रही है। पता चला कि कारण था दादी चरम स्थिति की अच्छी जगह। युवक, तुम अच्छे हो, लेकिन यह लड़की श्याओ बिंग बाद की जिंदगी में निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं होगी जितना तुम सोचते हो। मैंने अगर ऐसा सच में है तो शुरू से ही इस संबंध को तोड़ देना बेहतर होगा। मेरा मूड थोड़ा जटिल था। मैंने धीरे से कहा, दादी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं सच में उसकी मदद करना चाहता हूं। मैंने करीब झुककर उसके कान में लंबे समय तक फुसफुसाया। दादी का चेहरा कई बार बदला और लंबे समय बाद एक अवर्णनीय भाव का दर्शन हुआ। युवक, क्या तुमने जो कहा वह सच है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या दादी असहमत हैं? मैं असहमत क्यों हूं? उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा कि इस दुकान में केवल 2 टेबल हैं, एक साइन है और ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। दादी, मेरे कोई रिश्तेदार या परिवार वाले नहीं हैं। अगर यह गरीब लड़की न होती तो मैं पहले ही गिर चुका होता, आधा शरीर पहले ही दफन हो चुका होता। बात करते हुए बाइंडिंग बिंग अंदर आई। दादी ने बदकिस्मती की बातें नहीं सुनी। वह दादी से क्या कह रही है? बाइंडिंग बिंग ने मेरा चेहरा देखा। उसकी जिज्ञासा से भरी अभिव्यक्ति थी। दादी ने कहा कि वह चाहती हैं कि मैं। बाई निंगबिंग ने अपनी सुंदर आंखें झपकाईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। दादी ने फिर से लड़की को हाथ हिलाकर बुलाया, उसे करीब खींचा। मैं बूढ़ी हूं, मैं अब नहीं कर सकती। ये दुकान तुम्हारी होगी अब से। दादी बाई निंगबिंग तुरंत स्तब्ध हो गई। ये पहली बार था जब उसने दादी को इतना गंभीर देखा। इस बूढ़ी महिला के कोई अन्य रिश्तेदार नहीं थे। यह युवक एक अच्छा बच्चा है। बाइंडिंग बिंग का दिल भावनाओं से उलझ गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस इतना महसूस हुआ कि दादी उसे छोड़ रही हैं। उसने ऐसा कहा और फिर लड़की का हाथ छोड़ दिया। मुझे एक अर्थपूर्ण देखी, फिर मुड़ी और चली गई। हमें कुछ निजी जगह छोड़ दी। बिंग ने सिर झुकाया और धीरे से मुझसे पूछा, मुछेन, तुम मुझे ढूंढने क्यों आए? जाहिर है कि तुम्हारी मां की इच्छा पूरी करने में मदद करने के लिए। मैंने उसे घूरकर देखा। मेरी आंखें बेहद दृढ़ थीं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मां ठीक हो जाए और उसे यह बड़ा संसार दिखाओ? तुम्हारे एकमात्र दोस्त के रूप में मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी होगी। चलो साथ। इसके अलावा तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत आराम मिलता है। कौन कहता है कि यह बन की दुकान मेरा करियर नहीं हो सकती? बाइंडिंग बिंग तुरंत स्तब्ध हो गई। उसके गाल चमक उठे। और मजाक मत करो, मुछेन जिनलिंग विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट छात्र है। स्नातक के बाद वह आसानी से अच्छी नौकरी पा सकता है। केवल मेरी मदद के लिए उज्जवल भविष्य छोड़ना, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गंभीर हूं। तुम्हारी नजर में यह बन की दुकान है, लेकिन मेरी नजर में यह बिल्कुल एक शानदार स्टार्टअप प्रोजेक्ट है। मैंने ऐसा कहते हुए अभी भी गर्म बन उठाया और बड़ा कौर लिया। ये बन कितने स्वादिष्ट हैं। तुम अपने दिल में जरूर समझती हो ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तो क्या? बाइंडिंग बिंग का मन घबरा गया। उसका चेहरा भ्रमित था। दादी के बन सच में अनूठे हैं। पड़ोसी दशकों से स्वादिष्ट होना सबसे बड़ा विक्रय बिंदु है। कौन कहता है कि बन की दुकान श्रृंखला नहीं बन सकती? सटेशिया, झाओ यान और घोंघा नूडल्स नहीं बने, वे सभी देशव्यापी प्रसिद्ध हो गए। हमारे बन क्यों नहीं बन सकते प्रसिद्ध नाश्ते के रूप में? कल मैंने यह बन खाया और तुरंत एक विचार आया। 100 साल पुरानी दुकान निश्चित रूप से एक बड़ा ब्रांड बनने की क्षमता रखती है। अब इंटरनेट का युग है। पुराना कहावत, अच्छा शराब किसी बुश की जरूरत नहीं है, अब पुराना हो गया है। दादी बूढ़ी है, हम युवा हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है। जब संचालन और रणनीति साथ हों तो हम कम लागत में बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर यह राष्ट्रीय ब्रांड नहीं बन सकता तो कम से कम। बाइंडिंग बिंग ने अनायास कहा, जाहिर है मैं चाहती हूं
उसके विचार अचानक उमड़े। वह बूढ़ी महिला से पहली मुलाकात के दृश्य को याद कर रही थी। वह एक ठंडी सर्द रात थी। वह अभी अभी अपनी पार्ट टाइम नौकरी खत्म करके हॉस्टल लौट रही थी, लेकिन बहुत देर हो गई थी। वह ठंडी और भूखी थी। रास्ते में केवल यह बंद की दुकान रोशनी से चमक रही थी, इसलिए उसने 1 युआन खर्च किया और उसी क्षण से उसने इस दयालु बूढ़ी महिला को जाना। छोटे कामों में उसकी मदद की, फिर दुकान में काम किया और उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरी। दादी ने उसे मासिक वेतन दिया, वह कर्ज चुका सकती थी और माँ के लिए सामान खरीद सकती थी। 4 साल हो चुके हैं, उसने गहरा लगाव बना लिया है। इस छोटी सी बंद की दुकान के लिए गहरा लगाव। मैंने दादी से बात कर ली है। 30,000 युआन के साथ मैं बंद की दुकान के आधे व्यापारिक अधिकार खरीद लूंगा। मैंने बाई निंगबिंग को देखा। क्या हम अब से इस बंद की दुकान को साथ मिलकर चलाएंगे? बाई निंगबिंग ने थोड़ा मुंह खोला और लंबा समय बाद होश में आई। क्या तुम गंभीर हो? यह सब एक सपना जैसा लगता है। उसे लगा यह असली नहीं है। जाहिर है यह असली है। मेरी आंखें चमक रही थी। मैंने भविष्य इसलिए मैंने बाइंडिंग बिंग को विस्तार से बताया कि कैसे जिनलिंग विश्वविद्यालय में पहली गोली चलेगी, कैसे कारोबार बर्फ के गोले की तरह बढ़ेगा। बाई निंगबिंग ने सुना। उसका चेहरा धीरे धीरे भावुक हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, मुछेन, तुम कैसे यह सब कैसे सोचते हो? तबाय कुछ नहीं कहा। मेरी नजर छोटी गली से होकर जिनलिंग विश्वविद्यालय की ओर गई। मुझे लगा कि मैंने फिर से उस कैफेटेरिया को देखा जहां 5वें काउंटर के नीचे लंबी लाइन लगी थी। मुछेन, तुम सुबह वापस आए कि क्यों? क्या तुम जानते हो? कैफेटेरिया से लाइब्रेरी के रास्ते पर शियाओ बिंग ने सूप का पैकेट पकड़ा। चुपचाप शेन किंक्यू के चेहरे को देखा। शेन, जाहिर है मैं जानता हूं। क्या तुम वाकई मुछेन से बात करने नहीं जा रहे? शियाओ बिंग का चेहरा चिंता से भरा था। क्या हुआ? शेन किंक्यू जानबूझकर नहीं समझे का नाटक करती हुई सिर घुमाई। मुझमें कुछ गलत नहीं है। क्या हमारा हाल अभी ठीक नहीं है? कम से कम मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। शियाओ बिंग चुप हो गई। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। यह पागल लड़की हर सुबह समय पर अलार्म बजता, हर बार जल्दी से लाइब्रेरी में जगह पकड़ने दौड़ती, अकेले दूर से पैकेज लेने जाती। केवल कुछ ही दिनों में ये परेशान करने वाले छोटे काम शेन किंक्यू ने वास्तव में सबको अपनाया था। शियाओ बिंग ने शेन किंक्यू की पीठ देखी और केवल बेपसी से सिर हिलाया। शायद उसने खुद को भी धोखा दिया था, लेकिन अनजाने में शेन किंक्यू अभी भी। दूसरी ओर बाई निंगबिंग मेरी लगातार मनाने पर आखिरकार हिली और अनिच्छा से इस बंद की दुकान को मेरे साथ चलाने के लिए राजी हुई। दादी के बंद की दुकान के लिए पूरी कोशिश करने के लिए। हालांकि वह राजी हुई, लेकिन बाई निंगबिंग को मनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह शर्मीली लड़की हमेशा मुझे थोड़ा दोषी महसूस करती थी। नहीं चाहती थी कि मैं उसका समय बर्बाद करूं। शुरुआत में मैं केवल उसकी मदद करना चाहता था, उसकी कठिन जिंदगी से भागना चाहता था। लेकिन योजना के बारे में जितना सोचता गया उतना मैं गहराई से जुड़ता गया। साथ ही लेकिन बंद की दुकान के भविष्य के लाभ हिस्से के बारे में बाई निंगबिंग ने झुकना मना कर दिया। यह बहुत अधिक है। बाई निंगबिंग ने अपना सिर नीचे किया। उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जैसी थी। तुमने दादी को पैसा दिया। मैं केवल एक सहायक हूं, बिना वेतन के भी। मुझे 1 या 2% मिल जाए तो मैं खुश हूं। मैंने बेबस होकर उसका आधा दिन सलाह दी। फिर 3 भाग तो 3 भाग हो। जब हम बातचीत कर रहे थे, बूढ़ी महिला किनारे से देख रही थी। हमें युवाओं को अपनी भविष्य की योजना बनाते हुए देख रही थी। क्या उसने अपनी जवानी को भी याद किया? बस अफसोस कि उसने उस समय ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। छोटे, तुम मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हो, बूढ़ी महिला ने धीरे से कहा। बाई निंगबिंग को दया और स्नेह से देख रही थी। मैंने तत्काल इस बंद की दुकान संभाली। कई बूढ़ी आंटी और अंकल हमें चिढ़ाते थे और मैं काफी मोटे त्वचा वाला था, लेकिन बाई निंगबिंग का छोटा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। बूढ़ी महिला हमारे पीछे खड़ी थी। उसके होठों पर मुस्कान दबाई नहीं जा रही थी। केवल आधे दिन काम करने के बाद मैंने सीधे व्यवसाय की कड़ी मेहनत महसूस की। दादी की दुकान भीड़ वाली दिखती है, लेकिन एक बन, चाहे वह स्वादिष्ट हो या पूरे दिन मेहनत करने पर अधिकतम 500-600 बन बिक सकते हैं हर दिन। यह मामूली मुनाफा 200-300 युआन भी नहीं कमाता, और मजदूरी, उपयोगिता बिल और किराया अभी भी कटना होता है। यह सच में बहुत कठिन था। एक झपकी में 8 बजे रात हो गई। अंत सफाई पूरी हुई। अब बन बनाने के विशेष रहस्य सीखने का समय था। कटिंग बोर्ड पर आटा, सॉस, हरा प्याज, बेल। मैंने एक एप्रन पहना हुआ साफ सुथरा खड़ा होकर बूढ़ी महिला के बोर्ड पर निपुण हावभाव देखा। पहला कदम, जाहिर है, आटा गूंथना है। कुछ देर बाद मेरे सामने सफेद
चिकना आटे का गोला आया। बूढ़ी महिला ने मुझे देखा। इस कदम में कोई विशेष तकनीक नहीं है। कुंजी पानी और आटे का अनुपात है 2 कटोरे आटा, 1 कटोरा पानी। ज्यादा पानी होगा तो आटा चिपचिपा होगा। फिर मैंने बूढ़ी महिला को सूअर का मांस धोते और काटते देखा। उसे एक बड़े कटोरे में डाला और तेजी से विभिन्न मसाले मिलाए। इस प्रकार के सॉस की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। श्याओबिंग तुम्हें बाद में नुस्खा सिखाएगी। बूढ़ी महिला ने बन लपेटते हुए निर्देश दिए। इस बन में 12 तह होनी चाहिए, एक भी कम नहीं। ऐसा बन, चाहे आकार में हो या दिखावट में, एक उत्कृष्ट। जब मैं एक बैग मांस के बन लेकर डॉर्म में वापस आया तो रात के 11 बजे थे। लिन वो कंप्यूटर के पास बैठा था, किसी कारणवश उदास था। जिज्ञासु होकर मैं पास गया और स्क्रीन पर कई भर्ती पोस्टर थे। लिन मो के उदास चेहरे को देखकर मुझे अचानक समझ आया, आखिरकार स्नातक में केवल आधा साल बचा है और अब कैंपस भर्ती का समय है। लिन मो का परिवार ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत धीरे से अंदर गया और लिन मो ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो वह जल्दी से पेज बंद कर दिया। लाओ मो, तुम आखिरकार वापस आ गए। दिन रात कहीं दिखते और गायब हो जाते हो। तुम हाल ही में क्या कर रहे थे? मैंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस हाथ में बैग उठाया। क्या तुम भूखे हो? तुम्हारे लिए बन लाया हूं। क्या ये उस दुकान के बन हैं? लिन मो ने इच्छा स्वादिष्ट है ना? मैंने गर्व से ठोड़ी उठाई। यह एक गुप्त खजाना है जो स्कूल के बाहर एक छोटी गली में है। मैं इसे किसी को भी नहीं बताता। यह एक दशकों पुरानी दुकान है। मैं पहले नहा हूं, तुम आराम से खा सकते हो। ये कहते हुए मैं बाथरूम में चला गया। लिन मो सच में रोक नहीं पाया। उसने कुछ और खाए, फिर संतुष्ट होकर कंप्यूटर पर वापस बैठ गया। दिन की थकान गर्म पानी से दूर हो गई। मैंने पूरे 20 मिनट नहाया और बाहर निकला बाल सुखाते हुए। मैंने देखा कि लिन मो फिर से भर्ती जानकारी देख रहा है। चिंतित, लाओ लिन, नौकरी की तलाश कैसी चल रही है? मैंने काजुली पूछा। उसने स्वाभाविक रूप से वेब पेज बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने सोचा कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। उसने आह भरी, मैं क्या कर सकता हूं? जो होगा देखा जाएगा। लिन मो हमेशा ईमानदार और सरल था, औसत दिखता था और औसत ग्रेड था। उस साल वह मुश्किल से जिनलिंग विश्वविद्यालय में दाखिला पाया था। वह शायद अपनी जिंदगी का सबसे शानदार पल था। मैंने उसे देखा और अचानक पूछा कि क्या उसने कभी अपना कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा है? लिन मो स्पष्ट रूप से स्तब्ध हुआ, फिर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैं कारोबार शुरू करना? लेकिन उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको लाओ मो, क्या तुम कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हो? हाँ, मैंने सिर हिलाया। मेरी नजर मेज पर थी। मैं सच में ऐसा करता हूं तो तुम्हें कर्मचारी की कमी होगी। लाओ लिन, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? लिन मो ने लंबे समय तक हिचकिचाते हुए अभी भी उस शर्मीले चेहरे के साथ कहा, लाओ मो, तुम मुझे जानते हो, मैं बड़े कामों के लिए नहीं हूं। मेरी मां ने सब कुछ मेरे लिए तय कर रखा है। मैं केवल एक स्थिर सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त हूं और फिर हमेशा एक शांत। मैंने उसे घूरा। फिर तुम कुई शियाओबिंग को कब प्रपोज करोगे? लिन मो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। लाओ मो, बकवास मत करो। शियाओबिंग और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा रिश्ता नहीं। क्या तुम सोचते हो मैं नहीं देख सकता? मैं हंस पड़ा। यह बच्चा बचपन से मेरे पीछे पड़ा रहा है। उसके सभी छोटे छोटे विचार उसके चेहरे पर साफ दिखते हैं। लाओ लिन, मैंने जो कहा है उसे ध्यान से सोचो। हमारा नजरिया बहुत संकरा था। हमेशा एक व्यक्ति को घूरते थे, जैसे मैं पहले शेन किंग्क्यू को घूरता था। अब तुम कुई शियाओबिंग को घूर रहे हो। लेकिन हम भूल गए कि इस दुनिया में कई और दिलचस्प लोग और चीजें हैं। लिन मो अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन मेरी शांत नजरों के सामने वह अजीब तरह से चुप हो गया। वह मेरे पीठ को देख रहा था। जब मैं बिस्तर पर चढ़ा, लंबे समय तक कुछ नहीं कहा, फिर अपने सिर को वापस घुमाया। स्क्रीन पर भर्ती की जानकारी, विज्ञापन और एक खाली इनबॉक्स देख रहा था। उसकी आंखें उलझन और संघर्ष से भरी थीं। अगले दिन जैसे ही आसमान हल्का हो रहा था, मैं बन की दुकान की ओर था। जैसे ही मैं निकला, मैं सीधे एक पास के एटीएम गया। ठीक 35,000 युआन नकद निकाले और सावधानी से इसे अपने बैकपैक में रखा। यह वह गुप्त राशि थी जिसे मैंने कई वर्षों से बचाया था। मेरी पूरी संपत्ति। इसे ले जाना भारी लग रहा था। मैं सच में कारोबार शुरू करने वाला था और मैं इन जटिल भावनाओं के साथ मैंने छोटी गली की ओर तेज कदम बढ़ाए। दूर से मैं बन की दुकान से आ रही गर्म रोशनी देख सकता था, इसलिए मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और अंदर गया। मैंने कागज का पैकेट उसके हाथ में रखा। दादी, मैंने फैसला कर लिया है। वह बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुई और मुस्कुराई। तुमने फैसला कर लिया? मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया।
मेरी नजरें बहुत दृढ़ थीं। हाँ। बाई निंगबिंग की नजर थोड़ी ठंडी थी। उसने मुड़ी और अपनी कोट उतारकर निपुणता से एप्रन बांधा और काम शुरू किया। सब कुछ धुंधला लग रहा था, बिल्कुल अवास्तविक। तुम क्या सोच रही हो? मैंने हाथ धोने के बाद मुस्कुराते हुए पूछा। तुम आराम से काम करो, यह हमारा संयुक्त व्यवसाय है। बाइंडिंग बिंग अचानक वास्तविकता में आई, अपने जीभ के किनारे लटके शब्दों को निगलते हुए, और अंत में केवल धीरे से मुस्कुराई। अपना सिर नीचे रखकर काम करने लगी। जब वह नहीं देख रही थी तो मैंने चुपके से अपने फोन से उसकी व्यस्त छवि की तस्वीर ली। उसका सुंदर चेहरा पसीने से भीगा हुआ और उसकी नाजुक आकृति भाप में धुंधली दिख रही थी। प्राकृतिक सुंदरता मुझे इसे अपने फोन के वॉलपेपर में बदलने के लिए प्रेरित करती थी। मेरे होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे, लेकिन जब मैंने अपने फोन को खोला और स्क्रीन पर चमकीले, दिल छू लेने वाले चेहरे को देखा तो मैं कुछ समय के लिए चुप रह गया, लेकिन अंततः फिर भी नया वॉलपेपर सेट किया। इसके बाद हमने काम विभाजित किया और पूरे 1 घंटे तक व्यस्त। ऐसा मत सोचो कि यह मेरा पहला दिन है, लेकिन क्योंकि मैं बचपन से अपने शेफ दादा से सीखा हूं, मेरी कुछ नींव है, इसलिए ये रसोई के काम अपरिचित नहीं है। साथ ही मास्टर बाई निंगबिंग के मार्गदर्शन में मेरी गति बेहद तेज थी। अंत में काम पूरा हुआ, मेरे दिल में संतोष की भावना भर गई। मेरी नजर अनायास ही उसके बगल की लड़की पर पड़। बाइंडिंग बिंग को मेरी घूरती निगाह से थोड़ी असहजता हुई। वह कुछ घबराई हुई लग रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा घुमाया और व्यस्त होने का नाटक किया। तभी मेरा फोन एक बार कंपकंपाया। मैंने उसे निकाला और देखा ये कोई शियाओबिंग का संदेश था। अगर वह लड़का लिन मो मुझे ढूंढ रहा होता तो मैं निश्चित रूप से मना कर देता, लेकिन क्योंकि ये शियाओबिंग ने पूछा था। 7 समय जल्दी बीता। 7 बजे के करीब और बन की दुकान के सामने लंबी लाइन बन गई। मैं भारी सामान उठाने और ले जाने के लिए जिम्मेदार था, जबकि बाई निंगबिंग पैसे जमा करने और पैकिंग के लिए जिम्मेदार थी। हम दोनों का काम स्पष्ट रूप से विभाजित था और व्यस्तता के बीच एक अवर्णीय रसायन शास्त्र था। सुबह से दोपहर तक व्यस्त 500 से अधिक बनों का आधा हिस्सा बिक गया और कुछ खाली समय में मैंने आसपास की कुछ बन की दुकानों का दौरा किया और पाया कि उनके बन छोटे थे, कम भराव थे, स्वाद में चिकनाई और सूखेपन का मिश्रण था, और वे हमारी तुलना में महंगे थे। फिर भी उन दुकानों के सामने कई छात्र कतार में थे। कई खाने के दौरान भौहें तानी हुई थी। स्पष्ट रूप से इस जल्दी भरी सुबह में उनके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था। मैंने नए साल से पहले इसे बनवाया था। मेरे पास नंबर है, क्या तुम शाखा खोलने की योजना बना रहे हो? मैंने बेबस होकर कंधे उचकाए। शाखा खोलने के लिए एक दुकान का किराया कम से कम 5,000 युआन होगा, साथ ही उपकरण, विभिन्न सजावट भी बिना लाखों युआन के। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाई निंगबिंग की खाली अभिव्यक्ति को देखते हुए मैंने फिर भी अपने विचार व्यक्त किए। हमारी बंद की दुकान की जगह फुट ट्रैफिक सीधे खाद्य सड़क की तुलना में नहीं है। सीधी तुलना अवास्तविक है, इसलिए मैं डिलीवरी करने का विचार रखता हूं, सीधे स्कूल में, हर बिल्डिंग तक, डोर टू डोर। तुम्हारे गुप्त नुस्खे के बन निश्चित रूप से कैफेटेरिया के काउंटर नंबर 5 के बनों को हरा सकते हैं। मेरी योजना सुनकर बाई निंगबिंग पूरी तरह हैरान खड़ी रही। बचा हुआ 5,000 युआन लेकर लाइट बॉक्स साइन लेना, 2 और स्टीमर खरीदना, लगता है कि यह भी पर्याप्त नहीं है। मैंने खुद से बड़बड़ाकर गिनती की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शब्द पास में सफाई कर रही बाई निंगबिंग ने सुन लिए। उसका दिल हिल गया और उसने सिर नीचे किया। कुछ गिनती करती हुई लग रही थी। शाम 6 बजे तक बचा हुआ सारा बन बिक चुका था। मुझे कुछ काम है, इसलिए मुझे पहले जाना होगा। मैंने थोड़ा सफाई की। आज सुबह शियाओबिंग द्वारा व्यवस्थित रात के खाने को याद किया, इसलिए मैंने अपनी आस्तीनें उठाईं और जल्दी से उस पुराने स्थान पर गया। जैसे ही मैं चला, बाई निंगबिंग ने भी। दादी ने उसे देखा, पूरी तरह समझती हुई। उसका चेहरा दर्द से भरा था। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे पास कुछ है, ऐसा कहते हुए उसने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ लिया। दादी, मैंने तुम्हारा काफी कर्ज चुकाया है। मुछेन मेरी मदद करने को तैयार है। मैं उसे अकेला भार नहीं उठाने दूंगी, मुझे उसकी मदद करनी होगी। छात्र शेन, ग्रेजुएशन पार्टी के निमंत्रण के बारे में तुमने क्या तय किया है? जिनलिंग विश्वविद्यालय के द्वार पर शेन किंगक्यू और कुई शियाओबिंग खाने की सड़क की ओर बढ़ रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई। दोनों ने सिर घुमाया और देखा कि एक स्मार्ट कपड़े पहने, सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे वाले, बहुत सुंदर और शालीन दिखने वाले व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहे थे। देखो, वह लियू चेन है। कौन है वह?
तुम हमारे स्कूल के छात्र संघ के अध्यक्ष को भी नहीं जानते। कितनी अनजान बात है। क्या वह शेन किंग उसके बगल में है? सच में एक आदर्श जोड़ी। समय समय पर लोग गुजरते थे स्कूल फोरम की इन दो प्रसिद्ध हस्तियों को देखकर और बिना रोकटोक इशारा करते और फुसफुसाते थे। छात्र लियू शेन किंग थोड़ी हैरान थी। उसने इंतजार किया जब तक। क्या ग्रेजुएशन पार्टी अभी 3 महीने दूर नहीं है? मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। शियाओबिंग ने उसके बगल में नजर डाली। चुपचाप सोचा कि 1 हफ्ता पहले उसने इसी मामले पर मुछेन को मना कर दिया था और अब वह कह रही है उसने निर्णय नहीं लिया। लुचेन ने सुनकर हंसते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें हमारी स्टार्टअप टीम में शामिल होने का निमंत्रण दे सकता हूं? शेन किंग चौंकी। स्टार्टअप? ल्यूचेन ने काजुली एक फ्लायर निकाला और लहराया। क्या तुमने नहीं सुना? स्कूल स्नातक छात्रों के स्टार्टअप की सहायता प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। जब तक प्रोजेक्ट अच्छा होगा तुम भाग ले सकते हो। वे न केवल जगह देते हैं बल्कि पुरस्कार राशि भी। अगर तुम दोनों रुचि रखते हो तो मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। हमारा प्रोजेक्ट एक फिल्म और स्टार्टअप असफल हो जाए हमें नौकरी खोजने का दबाव नहीं होगा। तो तुम क्या कहती हो? शामिल होना चाहोगी? धन्यवाद छात्रलू। ठीक है सोचो। लू चेन ने विनम्र मुस्कान दी फिर मुड़कर चला गया। लगभग 10 मिनट बाद शेन किंग और शियाओबिंग अंतर बैठक स्थल यूचेंग हॉटपॉट पर पहुंचे। लिन मो पहले से ही वहां था और दूर से उन्हें हाथ हिला रहा था। वे हॉल के और सर्दी में जब तुम कहते थे कि तुम्हें हॉटपॉट चाहिए, लाओ मो कक्षा छोड़कर हमारी सीट बचाने आता था। अगर हम थोड़े भी देर से आते तो कोई सीट नहीं मिलती। क्या तुम्हें याद है? जाहिर है मुझे याद है। शेन किंग ने होंठ सिकोड़ लिए खाली कुर्सी को देखते हुए। असामान्य रूप से चुप। आज भी ठीक है लिनमो ने काजुली कहा। जब मैं पहुंचा तब रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं। जब तक उसने शियाओबिंग को बेताबी से उसे देखना नहीं छोड़ा तब तक उसकी आवाज रुक गई। तब लिनमो ने महसूस किया कि आमतौर पर अभिमानी शेन किंग ने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। लंबे समय बाद क्या बात है? मैं आखिरकार दौड़ा। शेन किंग ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, जल्दी से अपनी आंखें पोंछी। न तो शियाओबिंग ने कुछ कहा। नहीं लाओ मो तुम जाकर ऑर्डर कर दो। शियाओबिंग ने जल्दी से माहौल को हल्का करने की कोशिश की। जब मैं बाहर जाकर ऑर्डर करने लगा शियाओबिंग ने शेन किंग का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं? क्या सामान्य दोस्तों के बीच भावनाएं नहीं हो सकती? शेन किंग ने अपना सिर घुमाया, खुद से बड़बड़ाई। यह भी नहीं समझ पा रही थी उसके साथ क्या गलत हो गया है। उसने स्पष्ट रूप से इन पिछले कुछ दिनों में खुद को मानसिक रूप से तैयार किया था। जाहिर है जिंदगी उसके बिना चल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मुछेन की शांत नजर देखी उसके दिल की रक्षा लाइन तुरंत ढह गई। भाप से भरा हॉटपॉट उनके चेहरे पर खुशबू लाया। ट्राइब, बीफ, धनिया, विभिन्न साइड डिश की खुशबू ने मां शियाओबिंग और लिन मो ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। लेकिन शेन किंग ने अपना सिर नीचे किया और अचानक बोला, मुछेन, मैंने सुना है तुम कारोबार शुरू कर रहे हो। हाँ, मेरे हाथ में चॉपस्टिक्स बीच में रुके। क्या आप सबको पता चल गया? मेरी नजरें लिन मो और उस लड़के पर गईं जो तुरंत शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगा। मैं अंदर आह भरा, यह लड़का वाकई अविश्वसनीय है। कारोबार शुरू करना एक बड़ा काम है। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? शेन किंग ने होंठ सिकोड़ लिए, मुझ पर सीधा देखा। क्या हम दोस्त नहीं हैं? हम दोस्त हैं, मैंने शांतिपूर्वक जवाब दिया। यह अभी शुरू हुआ है, सबको जानने की जरूरत नहीं है। शेन किंग ने गहरी सांस ली और नकली सहजता से पूछा, मैंने लिन मो से सुना। लिन मो की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं और उसने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह इसके लिए दोषी नहीं है। हम कर्मी कम नहीं है। मैंने धीरे से सिर उठाया और उसे देखा। मेरे पास पहले से एक साथी है। शेन किंग का दिल ऐसा लगा जैसे उसे हथौड़े से मारा गया हो। उसने फिर से मेरा मना कर दिया। अचानक हवा में कुछ नहीं था, केवल शोर के बीच दम घुटना। शियाओबिंग और लिन मो दोनों चुप रहने के लिए जानते थे। शेन किंग अंत सहन नहीं कर सकी। उसकी आवाज में हल्का कांप था। ज्यादा मत सोचो, मैं बस पूछ रही थी। इस साल स्कूल स्टार्टअप का समर्थन कर रहा है। लुचेन ने मुझे आज शाम को भी आमंत्रित किया। अगर तुम कर्मी कम नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं भी इसके बाद। आखिरकार हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें मना करने का तरीका सोच रहा था। उसके शब्द मजबूर और जिद्दी थे, लेकिन मेरी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। इसके बजाय मैं अचानक खड़ा हो गया और उस आकृति का पीछा किया जो अभी हॉल के बाहर से गुजरी थी। लाओलू, तुम कहाँ जा रहे हो? माहौल अभी बहुत नाजुक है। न तो शियाओबिंग और न लिन मो ने उम्मीद की थी कि मैं अचानक खड़ा होकर चला जाऊंगा। शेन किंग जब होश में आई तो वह भी स्तब्ध रह गई। उसके हाथ कसकर बंद थे। मुछेन,
तुमने बहुत दूर चला गया। अंत में आंसू रोक नहीं पाई। पहले उसने सोचा था कि मुछेन केवल अभिनय कर रहा है, कि उसका अभिनय बेहतर है, लेकिन जब उसने वास्तव में मुछेन को देखा तो उसका उदासीन जैसे एक परी कथा की राजकुमारी खाली खाली घूर रही हो, जबकि उसका नायक ठंडे दिल से उसके सामने से चला जा रहा हो। किंग ज्यादा मत सोचो, मुछेन शायद किसी को जानता है। जब शेन किंग होश में आई तो शियाओबिंग ने जल्दी से पूछा, वह लड़की कौन है? लाओ मो क्यों भाग गया? मुझे भी नहीं पता। लिन मो भी घबराया। उनकी नजरें बाहर की ओर थीं। उसने एक लड़की को मास्कॉट पोशाक पहने देखा और मुछेन उसकी ओर बढ़ रहा था। वह कौन है? शेन किंग ने तुरंत रोना बंद कर दिया। उसकी नजरें उस आकृति पर टिकी थीं। उसके दिल में एक अस्पष्ट डर उठा। किसी ने जवाब नहीं दिया। शियाओबिंग और लिन मो ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली। हवा जम गई। तुम यहाँ क्यों हो? जब मैंने बाई निंगबिंग को देखा तो मेरे दिल में एक अनजान आग जल उठी। मुछेन बाई निंगबिंग भारी मास्कॉट पोशाक पहने थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लंबे समय से काम कर रही हो। उसका छोटा चेहरा पसीने से भीगा था। खाली नजरों से देखा और एक पल बाद उसकी आंखें घबराई हुई हो गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में समझाया, मैं बस कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहती थी। गलत मत समझो, मैं किसी मुसीबत में नहीं हूं। मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले बोझ उठाओ। यह लड़की इतनी चिंतित थी कि वह घबराई हुई हो गई। उसकी बाइंडिंग बींग की दयनीय हालत को देखकर मेरे दिल की आग मानो बर्फ के पानी से बुझ गई और तुरंत बिना आवाज के बुझ गई। जब मैंने फिर से ऊपर देखा तो मेरी आंखें थोड़ी नम थीं और मेरी हंसी थोड़ी खराश भरी थी। तुम ऐसी बेवकूफ लड़की हो, चलो काम बंद करो। लेकिन केवल 10 मिनट बाकी हैं जब वे इस घंटे का भुगतान करेंगे। यह 12 युआन प्रति घंटा है। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसे देखा, हंसते और गुस्से में, और आंशिक बदबूदार मास्कॉट पोशाक को पार्ट टाइम दुकान के दरवाजे से बाहर फेंक दिया। यह 12 युआन प्रति घंटा है। बाई निंगबिंग अभी भी विरोध करना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। व्यस्त खाद्य सड़क के बीच